हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके बीच टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में मैं आपको पीसीएम का क्या लाए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का महा एपिसोड लेकर आए हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का महा एपिसोड आपके बीच एक खूबसूरत लेक्चर के रूप में लेकर हम उपस्थित हैं। तो आप सभी बच्चे शुरू से लेके लास्ट तक इस महा एपिसोड का फ़ायदा उठाएंगे, इस महा एपिसोड का फ़ायदा उठाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपको आप जब पढ़ेंगे तो ऑलरेडी पता होगा कैसा क्या होगा। तो चलिए भाई, शारदा क्लासेज आप सभी बच्चों को फ्री टेस्ट सीरीज का सुविधा अवेलेबल करवा रहा है और आप सभी बच्चों का टेस्ट कंटिन्यू चल रहा है। तो जो बच्चा इच्छुक होगा, बहुत सारे बच्चे हमको फ़ोन करके और मैसेज किए थे, बेटा शारदा क्लासेज ऐप को आप सभी बच्चे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और जैसे ही खोलिएगा तो आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। एक पेड टेस्ट दिखेगा, एक फ्री टेस्ट दिखेगा। जैसे ही फ्री टेस्ट पर जाके क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने क्वेश्चन खुल जाएगा। तो ये सुविधाएं आपको शारदा क्लासेज दे रहा है। परीक्षा में जैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वैसे क्वेश्चन का 10 सेट मैं सभी राज्यों के लिए तैयार किया हूं और 10 सेट वैसा क्वेश्चन का टेस्ट यानी परीक्षा आपको शारदा क्लासेज लेगा, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। प्लस गेस क्वेश्चन भी आपको दे रहा है जो आपका क्या करेगा, आपका उद्धार करेगा, आपके सफलता में 100% सक्षम होगा। वैसे गेस क्वेश्चंस आपको शारदा क्लासेज के द्वारा दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का, ठीक है, जिसमें आपको जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वह आपको वैसे टॉपिक से लेके आए हैं जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बच्चे वहां तक नहीं पहुंचते हैं और न ही टीचर पहुंचाते हैं। पहले आप क्वेश्चन देखिएगा, यानी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले क्या करो? इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। याद रखिएगा, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले आप लोग एक बार देख लीजिए और उसके बाद विश्वास कीजिएगा, अभी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए भाई, एक लाइन ही आज के सेट के लिए मैं आपको कहूँगा, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आज जो सर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के प्रश्न लाए हैं वह प्रश्नों का अर्थ क्या है। अर्थ यह है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल कर लीजिए, 1 घंटा में, आधा घंटा में क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आपके बीच हम लेके आए। लेकिन सबका देखिएगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, तीनों का देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा लाइव क्लास टाइमिंग क्या है? तो लाइव क्लास टाइमिंग आपका सुबह 7 बजे में केमिस्ट्री का क्लास, 11:30 बजे मैथ बायोलॉजी, शाम 7 बजे फिजिक्स का क्लास। ये आपके क्लासेज हैं। ये क्लास आपको डेली चलता है, यानी प्रतिदिन ये क्लास आपके चलते हैं। पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, डीपीपी हो गया। कहाँ मिलेगा? तो आपको अपना शारदा क्लासेज ऐप पर मिलेगा। शारदा क्लासेज ऐप कहाँ पर मिलेगा? तो गूगल के प्ले स्टोर पर आपको शारदा क्लासेज ऐप मिलेगा। वहाँ जाइए, वहाँ पर ये सुविधा परमानेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको शारदा क्लासेज चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और नाम है शारदा क्लासेज 01। इस पर आपको मिलेगा और ये सारी सुविधाएं मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसका आप सभी बच्चे बेनिफिट लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये है, शुरुआत एकदम लो लेवल से चलेंगे, लेकिन आपको गजब क्वेश्चन का संगम हम लाए हैं, एक एक करके आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन दरअसल आपके पास क्या रहा? तो पहला क्वेश्चन आपके पास रहा कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी जवाब दो। कशिश का सारा कहानी हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपसे पूछा गया है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए।
हाँ, आपके पास 4 ऑप्शन है, CuSO4 5H2O, ZnSO4 7H2O, FeSO4 7H2O और CaSO4 2H2O। 4 ऑप्शन है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र कौन होगा? तो पहला वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेटा नीला कशिश होता है। क्या होता है? ये आपको नीला कशिश है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, 5 है। और ये जो दिया गया है ये आपको व्हाइट विट्रॉल होता है। क्या होता है? यानी श्वेत कशिश होता है। क्या होता है? ये आपके श्वेत कशिश होते हैं। और श्वेत कशिश का एक और फॉर्मूला होता है आपका HgCl2 भी आपको श्वेत कशिश होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और FeSO4 ये क्या है? तो ये आपके हरा कशिश है। यही आपका क्या कशिश है? हरा कशिश है। और ये जो दिया गया है ये आपके पास जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम को सीमेंट में मिला दिया जाता है। काहे मिलाया जाता है? काहे कि जिप्सम मिलाने के बाद सीमेंट का जमने का जो क्षमता होता है वो घट जाता है और कुछ देर के बाद सीमेंट जमता है, इसीलिए मिलाया जाता है। तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो गया? FeSO4 7H2O। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल का आयनिक गुणनफल का मान है, जल्दी बताओ। जल के आयनिक गुणनफल का क्या मान होगा? यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ का सांद्रण गुने OH- का सांद्रण का गुणनफल किसके बराबर होगा? जल का आयनिक गुणनफल का मान है। तो जल का आयनिक गुणनफल ये है, इसका मान क्या होगा? H+ का सांद्रण गुने OH- का सांद्रण बराबर 10 पे पावर -7, 10 पे पावर -14, 10 पे पावर -8 और 10 पे पावर +14। 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। हाँ, 10 पे पावर -14 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन में बढ़ते हुए धात्विक गुण का क्रम है। यानी 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। क्लोरीन से ज्यादा धात्विक गुण, यानी क्लोरीन से अधिक धात्विक ब्रोमीन है, ब्रोमीन से अधिक धात्विक आपका ये आयोडीन है। ये आयोडीन है। यहाँ ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन धात्विक है और आयोडीन से ज्यादा क्लोरीन है। आयोडीन से ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो धात्विक क्रम में आपको सजाना है। तो आपको ये याद रखना है कि आवर्त सारणी में जो धात्विक गुण होता है, कौन सा गुण होता है? जो धात्विक गुण होता है। ठीक है, तत्वों के धात्विक गुण जो होते हैं वह आवर्त सारणी में दाहिना से बायां जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। यानी दाएं से बाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर, यानी पीरियड में आवर्त में दाहिना से बायां और समूह में या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ने का काम करता है। कौन? तो धात्विक गुण आपका बढ़ता है। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऑप्शन, ये एक ग्रुप का है। ऊपर में फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण हमारा बढ़ रहा है। तो ज्यादा धात्विक कौन है? तो आयोडीन अधिक धात्विक है, आयोडीन से कम ब्रोमीन है और ब्रोमीन से कम क्लोरीन है और क्लोरीन से कम आपका फ्लोरीन है। यही धात्विक गुण का क्रम है। अब इससे मिला दो भाई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हमको दिखाई दे रहा था। ऑप्शन नंबर ए हमको दिखाई दे रहा था। ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नांकित में किस यौगिक में क्लोरीन है? आपसे पूछा गया है कि इसमें किस यौगिक में क्लोरीन है, वही आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिएगा। पहला है हरा कशिश। 4 ऑप्शन आपके पास रखा गया है, जल्दी जवाब दो। हरा कशिश है, श्वेत कशिश है, ब्राइन दिया हुआ है और एक ठो ऑप्शन है। ये हरा कशिश का क्या होता है? तो FeSO4 होता है। हरा कशिश का क्या होता है? FeSO4 7H2O। ये हरा कशिश का सूत्र होता है। ब्राइन होता है। और श्वेत कशिश का क्या होता है, जल्दी बताओ। और ये तूतिया जो होता है, श्वेत कशिश और आपके पास क्या है? श्वेत कशिश और तूतिया है। तो तूतिया में ये ब्लू विट्रॉल को कहा जाता है, नीला को CuSO4 5H2O होता है। इसका लिखिएगा तो श्वेत कशिश का क्या होगा? ZnSO4 7H2O। ये सब आपको याद होना चाहिए। जब तक याद नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। और ब्राइन क्या होता है? तो
तो NaCl। ब्राइन क्या होता है? NaCl, नमक पानी, NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, यानी कौन सा? तो किसमें आपका क्लोरीन आ गया? तो क्लोरीन आपके ब्राइन में पाए गए, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया एक एक चीज तोड़ के। तो सारे बच्चे लाइक करेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और देखिए भाई, फिजिक्स का भी और मैथ का भी मैं जरूर कहूंगा कि क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, 2-4 गो ही सही शुरू में करके देखिएगा। अभी तो हम केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, इसके बाद फिजिक्स आएगा, उसके बाद मैथ आएगा। एकदम 2-4 क्वेश्चन कम से कम कर लेना, तब डिसाइड करके बताना, क्योंकि पहले ही बोल दिए हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल कर लीजिए, तब भरोसा आपको खुद ब खुद होगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या पूछा गया है? ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है और प्रोटॉन छोड़ता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या दिया हुआ है? ऑक्सीकारक पदार्थ यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वह एजेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। दूसरे को क्या करवाएगा? ऑक्सीडाइज करवाएगा, यानी दूसरे को ऑक्सीकृत करवाएगा। और खुद क्या होगा? खुद रेड्यूस होगा। खुद क्या होगा? यहाँ ये दूसरे को यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है और खुद क्या होता है? रेड्यूस्ड होता है, यानी खुद अवकरणित होगा। खुद क्या होगा? खुद अवकरणित होगा। ठीक है, और दूसरे को ऑक्सीकृत करवाएगा। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीकृत करवाएगा। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कहानी बता दिए। अब बताइए कि इसमें कौन होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन छोड़ता है। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा अच्छी तरह से, तब जवाब दीजिएगा। हाँ, तो बेटा क्या करेगा? अपने आप को रिड्यूस करवाएगा। तो आपको एक चीज और याद होना चाहिए, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाता है, गेन किया जाता है। जा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, नहीं इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे छीनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रेड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपके एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल। देखो, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तुम लोग गलती कर दिया, फिर बी पर चला गया, जबकि हम एक एक चीज समझा रहे हैं। बेटा सारा बच्चा लाइक करेगा, लाइक आप लोग नहीं करते हैं। इधर हम देख रहे हैं, पता ना क्या है नहीं है तुम लोग का, भगवान जाने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? निम्न में से किसमें सहसंयोजन, यानी क्या दिया हुआ है? सहसंयोजन एवं आयनिक बंधन दोनों विद्यमान है। यानी सहसंयोजन बंधन भी बनता है और आयनिक बंधन का भी निर्माण होता है। यही आपसे पूछा गया है। इन चारों में सहसंयोजन और आयनिक दोनों बंधन किसमें बनता है? पहला ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है अमोनियम क्लोराइड और चौथा दिया हुआ है वाटर। 4 ऑप्शन है, चारों में किसमें आपका दोनों तरह का आबंध बनेगा, वही आपसे पूछा गया है, वही पूछा गया है। जल्दी बताइए, सोच समझकर जवाब दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ देखो, अमित का आंसर सी आ रहा है, हर्ष का आंसर सी आ रहा है, और भी बच्चा जवाब दो भाई। सी होगा सर। विनीत का सी ऑप्शन आ रहा है, अंशिका का सी ऑप्शन आ रहा है, और बच्चा कहाँ गया भाई? हर्ष NH4Cl, सुमन टाइगर। जवाब दीजिए बेटा, जवाब दीजिए। दिशा का सी ऑप्शन आ रहा है,
गोलू यादव जवाब देगा। और जल्दी है भाई, क्या हो गया जल्दी बताओ कौन सा। तो हमारे बच्चे सी की ओर जा रहे हैं, होगा भी सी ही। अब चलो ये कैसे होगा, तो पहले मैं इसका समझा देता हूं कि होगा कैसे। ध्यान से देखिएगा, ये नाइट्रोजन जो है वह 4 गो बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। यहां पर देखो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, वैद्युत विन्यास 2 और 5, यानी संयोजकता जो हो जाएगा, ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, संयोजकता हो जाएगा आपका 5 - 8 बराबर -3। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वह आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 गो बॉन्ड बनाया, तो ये तो एक एक करके ये 3 गो बना दिया। ये तीनों का तीनों कैसा बॉन्ड है, तो ये आपका संयोजन बंधन है, ये संयोजन। अब कहता है ससंयोजन बंधन, तो यहां पर एगो जो ई हाइड्रोजन से जुड़ेगा ये आपका ससंयोजन बंधन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर ये हो गया, और यहां पर क्या बचा, तो इस पर प्लस बचा। इसको जब तोड़ेंगे तो NH4 प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, और यहां पर आपका Cl माइनस है। तो यहां पर ही प्लस और माइनस के बीच जो बॉन्ड बना, ये प्लस माइनस के बीच में, तो ये बॉन्ड आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, ये आयनिक बॉन्ड हो गया। और ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड, ये सारे के सारे बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, तो सब का सब, ये चारों बॉन्ड आपका सहसंयोजक है और यहाँ आयनिक है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। इसमें केवल आयनिक बॉन्ड होंगे, इसमें आपका सहसंयोजन बॉन्ड होंगे, और इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, एक एक करके मैंने समझा दिया, सबको समझा दिया। आप लोग अब समझ में आ गया होगा। एक बार बेटा समय देते हैं, सब बच्चे लाइक कीजिएगा। लाइक बहुत कम है, कि मेरे मोबाइल में कम दिखाता है, रुको तो, लाइक बहुत कम है, आधा से भी कम है। जितना बच्चा उपस्थित है उसका आधा से भी लाइक कम है। ऐसा काहे है सो हमको समझ नहीं आता है, ऐसा काहे है, लाइक इतना कम क्यों है। एक बार सब बच्चा लाइक करो, तो एक बार लाइक कीजिएगा भाई, एक बार लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखो देख रहा है तुम लोग, फिर भी हम दोबारा खोले हैं, फिर भी उतना ही है। यानी 20 गो बच्चा को कहे हैं तो 2 गो बच्चा लाइक बढ़ाया है। जल्दी जल्दी कीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे फिर जल्दी से। चलो भाई आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। N2 के एक अणु के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। नाइट्रोजन का एक अणु, यानी N2 का एगो अणु बनाने में, यानी N2 बनाने में, केवल N2 बनाने में कैगो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, वही पूछा गया है। 6 गो, 3 गो, 14 गो, 12 गो, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इन चारों में कौन सही होगा, अब जाके 6 गो किया है। नॉलेज विथ रफी सर, आप बहुत अच्छे सर हैं, हाँ इसीलिए तुम लोग बात नहीं बूझता है मेरा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 19 लाइक है सर, 19 को लाइक पुर गया, हाँ अब किया। बेटा ऐसे ही किया करो, ठीक है। तुम लोग जो कहता है, एक बार कहता है दोबारा हम इग्नोर नहीं करते, तो मेरे बात को भी इग्नोर मत कीजिए मेरे भाई। चलिए जल्दी जल्दी, चलिए आगे आगे बढ़ा जाए। क्या पोल लेगा, कौन बच्चा है, पोल उल छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी अभी रहने दो, ठीक है। हाँ तो भाई नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन में 3 गो बॉन्ड N2 में बनेगा, और एक बंधन के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो 3 गो बंधन है तो क्या गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो जाएंगे। देखो अब 3 गो मार रहा था। अरे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। बंधन 3 गो होगा, एगो बंधन के निर्माण में कम से कम 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास। तो यहां तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद, यहां तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। बेटा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बच्चा बहुत कम है, कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा बढ़ाओ। एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, यानी क्या दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान को बेटा हम ए से सूचित करते हैं, और ए बराबर 39 दिया हुआ है, और परमाणु संख्या 19 दिया हुआ है।
परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। जेड का मान 19 दिया हुआ है। पूछ रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या। तो देखो एक चीज इसमें गलती तुम लोग क्या करता है कि यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ न्यूट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन और यहाँ दिया हुआ है क्रमशः। यानी आपको जो जवाब दीजिएगा उसमें पहले आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या बताना है, उसके बाद किसका बताना है, न्यूट्रॉन का संख्या बताना है और उसके बाद प्रोटॉन बताना है। यानी आपको ऐसे करके जवाब देना होगा, ठीक है। तो तीनों का निकालिए। तीनों का निकालेंगे कैसे, तो जेड आपको पता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया। यानी प्रोटॉन 19 और इलेक्ट्रॉन 19, तो इलेक्ट्रॉन 19 गो हो गया और प्रोटॉन 19 गो हो गया, पता चल गया 19 19। अब बचा क्या, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, ए माइनस जेड होगा और ए बराबर 39 दिया हुआ है और जेड बराबर कितना है, 19 है। 39 में 19 घट गया, कितना बचा, 20। तब आपको मिलाना होगा 19 20 और 19 कहीं दिया हुआ है 19 20 19, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 20 और 19 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपके पास क्या है, ताप एवं दाब की समान स्थितियों में, यानी ताप को और दाब को दोनों को स्थिर कर दिया गया है। ताप और दाब स्थिर है। एक सछिद्र बर्तन से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का वेग क्या है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो किसी भी गैस के विसरण का जो दर होता है उसके लिए ग्राहम्स ने एक नियम दिया था। ग्राहम क्या दिया था, एक नियम दिया था। गैसों के विसरण का दर जो होता है उसके लिए ग्राहम एक सूत्र बताया कि आर जो होता है वह आपको 1/√अंडर मास ऑफ गैसेज के बराबर होता है। आर बराबर 1/√अंडर मास ऑफ गैसेज के बराबर होता है। तो जो गैस लिखिएगा उस गैस के मास को यहाँ डालेंगे और ये सूत्र पर बैठा देंगे। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, तब विसरण दर किसका, हाइड्रोजन का, अब बट्टा में विसरण दर किसका, ऑक्सीजन का। अगर गैस पूछेगा बेटा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2 होता है, ऑक्सीजन गैस का सूत्र O2 होता है, नाइट्रोजन गैस का सूत्र N2 होता है। अब जब पूछेगा कि हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु का सूत्र H होता है, ऑक्सीजन परमाणु तो ऑक्सीजन परमाणु का O होता है, नाइट्रोजन परमाणु तो नाइट्रोजन परमाणु का ये होता है। तो ये आपके गैस के सूत्र हो गए और ये आपको परमाणु का सूत्र हो गया। ये आप सबको याद रखना है, ये परमाणु है, ये गैस है। अब डालो भाई, तो इसको सीधा रूट अंडर में ले लो। हाइड्रोजन ऊपर है तो हाइड्रोजन का मास नीचे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 गो हाइड्रोजन है तो मास 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 गो ऑक्सीजन है तो 16 × 2 यानी कितना हो गया, 32। ये इससे कट गया, आया कितना, तो 4/1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 110% आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंफ्यूज नहीं होना है, सीमेंट का मुख्य अवयव है। जो हमारा सीमेंट होता है उसमें बेटा बहुत कुछ पाया जाता है। जैसे सीमेंट में आपको कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है, सीमेंट में आपको सिलिका ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, सीमेंट में आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। ये सब सीमेंट के अवयव है, ये सब क्या है, सीमेंट का अवयव है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सीमेंट का मुख्य अवयव कौन है, तो ये सब सीमेंट का अवयव है, लेकिन मुख्य रूप से कौन होगा, जिसकी उपस्थिति सीमेंट में अधिक मात्रा में होगी। तो ये तीनों में से बता दो या चारों में से कौन होगा, तो शायद हमको लगता है आंसर ही हम बता दिए। क्या इसमें तो दिखाई दे रहा है केवल एक ही है, तो ये इसकी उपस्थिति जो होती है ये लगभग 60% के करीब पाया जाता है। 60% तो अकेले कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। तो हमारे सीमेंट में मुख्य अवयव के रूप में आपको क्या पाया गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो 60% उपस्थित रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, निम्न में से कौन शुष्क बर्फ है, यानी ड्राई आइस, जिसको सूखा बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूखा बर्फ कहा जाता है।
सूखा बर्फ जो होता है इसका तापमान बेटा बहुत कम होता है। जो घर में आपके फ्रिज में बर्फ बनता है वह -1, -2, -5, -3 या 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ड्राई आइस का जो तापमान होता है वह -73 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। -73 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हाथ से नहीं छुआ जाता है, इसको किससे छुआ जाता है? तो इसको दस्ताना पहन के छुआ जाता है ड्राई आइस को, ठीक है। ये सूखा बर्फ है और किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। कौन? सूखा बर्फ। ये जो आप सोचिएगा कि इसको पिघलाएंगे तो द्रव बन जाएगा, नहीं। ये ड्राई आइस को जब हम पिघलाते हैं, गर्म करते हैं, तो सीधा गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सीधा गैस में बदल जाता है। ये सब गुण होता है। अब बताओ भाई, क्या ऑप्शन क्या होगा? ये घर का बर्फ है जो पानी को ठंडा करके बना देता है, ये होगा नहीं। H2O2 हार्ड वाटर, ये समुद्री जल है, होगा नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड ठोस होगा नहीं। कौन होगा? तो इसका सूत्र क्या होगा? यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ड्राई आइस होता है। तो बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइक नहीं किए हैं, एक बार मैं उनको कहता हूं फटाफट लाइक कर दीजिएगा, फटाफट लाइक कर दीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या दिया हुआ है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का क्या उपयोग है? यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड को इस्तेमाल में लाया जाता है। किस चीज के इस्तेमाल में लाया जाता है वही पूछा गया है। पहला कहता है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा है धातुओं के निष्कर्षण में इस्तेमाल किया जाता है, तीसरा है कीटनाशी के रूप में, यानी कीटाणुओं को मारने के लिए, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और चौथा कहता है कि ऊपर जो दिया गया है वो तीनों क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, अच्छा लगेगा जवाब दीजिएगा। अभी फिजिक्स का बहुत बेहतरीन चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं, याद रखिएगा, और मैथ भी उतना ही जबरदस्त लाया गया है। तो कौन सा होगा? तो इसका इस्तेमाल बेटा कीटनाशी के रूप में किया जाता है, यानी कीटाणुओं को मारने में किया जाता है। किसका? बेंजीन हेक्साक्लोराइड का इस्तेमाल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? अभी बताए हैं कि सीमेंट में क्या सब पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद सिलिका पाया जाता है, तीसरा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। अब कहता है कि सीमेंट में जिप्सम भी मिलाया हुआ रहता है। क्या मिलाया हुआ रहता है? जिप्सम। अब कहता है सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाते हैं? 4 ऑप्शन है। सीमेंट को महीन बनाने के लिए, गर्दा गर्दा पाउडर बनाने के लिए, बहुत पतला डस्ट बनाने के लिए। दूसरा, सीमेंट के जमने पर अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। अगर जिप्सम मिला देंगे तो जब सीमेंट जम जाएगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तीसरा कहता है सीमेंट के जमने में विलंब के लिए, यानी तेजी से न जमे। जब जिप्सम मिला देंगे तो सीमेंट 1 मिनट में जमने वाला है तो 1.5 मिनट में जमेगा, यानी टाइम मिलेगा। ये नहीं कि मसाला घोल लिया, जल्दी से नहीं मिलाए तो पता चला मसाले जम गया, ईंटा क्या जुड़ाएगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहता है सीमेंट को ताप रोधक बनाने के लिए, यानी ताप से लड़ने की क्षमता सीमेंट को आ जाए। आज देखो बहुत सारा बच्चा हमारा बिल्कुल सही जवाब दिया। किसमें? तो बेटा सीमेंट के जमने में विलंब के लिए, यानी तुरंत सीमेंट हमारा न जम जाए, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं? तो हम जिप्सम को मिला देते हैं। एक बार सभी बच्चे से अनुरोध करते हैं, फटाफट बेटा नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पहले ही सेट में बोला हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, नया नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। धूप के चश्मे में प्रयोग होने वाले कांच बनाने में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कहता है कि धूप में जो चश्मा लगाते हैं, तो मैंने कई एक क्वेश्चन आपको करवाया है। धूप में जो चश्मा लगाया जाता है उसका पावर क्या होता है? 0 डायोप्टर होता है। अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि धूप में जो चश्मा लगाते हैं तो उस चश्मा में जो कांच होता है, कांच यानी जो शीशा होता है, वह शीशा को बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा? वो शीशा में ही चारों में से एगो पाया जाता है। जो धूप में चश्मा लगाते हैं जिसकी शक्ति 0 डायोप्टर होता है,
वह धूप में लगाने वाले चश्मा का जो शीशा होता है उसमें इन चारों में से एक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है वही पूछा गया है। पहला दिया हुआ है सोडियम क्रोमेट, दूसरा है कैडमियम सल्फेट, तीसरा दिया हुआ है सिलिकॉन ऑक्साइड और चौथा दिया हुआ है फेरस ऑक्साइड। यानी इन चारों में से किसका उपयोग करेंगे वही आपसे पूछा गया है। सोचिए, समझिए और फिर बताइए। बिल्ला तो पुराना मेरे में 149 एम बुरबा कहीं। चलो भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन बताइएगा भाई, कौन सा ऑप्शन होगा। तो बेटा इसमें फेरस ऑक्साइड को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? फेरस ऑक्साइड, यानी Fe2O, Fe2O फेरस ऑक्साइड को मिलाया जाता है। किसको? फेरस ऑक्साइड को मिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहा? हैबर प्रक्रम में क्या दिया हुआ है? हैबर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हैबर प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिस प्रक्रम के द्वारा हम लोग नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर क्या बना लेते हैं? अमोनिया गैस का निर्माण करवा लेते हैं। तो हैबर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके अमोनिया बना लेता है, ये हैबर प्रक्रम में। अब कहता है इसमें कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए हुए रासायनिक अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करता है, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो पहला दिया हुआ है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5। दूसरा दिया हुआ है मॉलिब्डियम मिश्रित लोहा यानी MO+Fe, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा आपके पास दिया हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, ठीक है। और चौथा आपको दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। ये तीनों में से किसका इस्तेमाल किया जाएगा उत्प्रेरक के रूप में, यही आपको बताना है। हाँ, तो उत्प्रेरक जो होता है वह बेटा Fe होता है। Fe आपका उत्प्रेरक होता है और Fe के साथ जो मोलिब्डियम इस्तेमाल करते हैं MO, ये जो दिया गया है ये मोलिब्डियम क्या होता है? तो उत्साहक होता है। क्या होता है? उत्साहक होता है। जो उत्प्रेरक की क्षमता, उत्प्रेरक का जो क्षमता है उसके क्षमता को बढ़ाता है। तो मोलिब्डियम क्या करेगा? प्रोमोटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रोमोटर का काम करेगा। और जो Fe कैटेलिस्ट है, लोहा जो उत्प्रेरक है, उसकी क्षमता को बढ़ा देगा। कौन? मोलिब्डियम। तो मोलिब्डियम मिला हुआ किस में? लोहा में मिला हुआ मोलिब्डियम का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से अभिक्रिया होगा और क्या बना देगा? तो अभिक्रिया करके आपको अमोनिया का निर्माण कर देगा। नो डाउट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो लगभग हमको लगता है एक पार्ट आपको निकाल दिए हैं, लेकिन लाइक नहीं किए हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। तो चलिए भाई, आपका एक खूबसूरत सा पार्ट केमिस्ट्री का हम गुजार दिए हैं। अब फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट हुआ है। तो फिजिक्स के पार्ट में भी गजब गजब का क्वेश्चन होगा। इसमें भी हम यही कहेंगे, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कम से कम 2-4 क्वेश्चन कर लो, फिर आपको ऑटोमेटिकली विश्वास होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ये मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन ए बार ऑफ ग्लास इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब एक कांच की छड़ को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तब क्षण यानी क्या? मान लो बेटा, मान लो यहां पर क्या है आपको, तो मान लो कि ये द्रव है। ये द्रव में हम क्या मानते हैं? ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ये मान लो कि हम जल ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाटर जो होता है, वाटर का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आपको पता होगा म्यू का मान 1.33 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, एक कांच को डाल दो। अब क्या कह रहा है कि जब एक कांच का छड़ जिसका अपवर्तनांक कितना हो, तो यहां पर हम लिखते हैं ये कांच का छड़ है। ये क्या है? कांच का छड़, ठीक है।
जिसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू का मान भी 1.33 है। कितना है, 1.33। अब कांच के छड़ को इसमें डाल दो, कांच के छड़ को क्या करो, इसमें डाल दो। हम डाल दिए, कांच का छड़ डाल दिए। तब पूछ रहा है कि छड़ क्या होगा, क्या दिखाई दे रहा है, लुक शॉर्टर, यानी छड़ जो होगा वह आपको कैसा दिखाई देगा, छोटी दिखाई देगा। इसमें कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। इसमें कैसा दिखाई दे रहा है, छोटी दिखाई देगा। दूसरा कहता है दिखाई नहीं देगा, क्या करेगा, दिखाई नहीं देगा, डिसअपियर कर जाएगा, डिसअपियर कर जाएगा। तीसरा कहता है लुक लॉन्गर, यानी लंबी दिखाई देगा। और कहता है कि मुड़ी हुई दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, कौन सा सही होगा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। दिल न खुश हो जाए ये क्वेश्चन को देखकर। और ये क्वेश्चन बेटा 11 बार से ज्यादा पूछा है, मात्र 20-30 साल से तो सब राज्य में आइएगा। यूपी में बहुत पहले से पॉलिटेक्निक चल रहा है यूपी में, और सब 20-30 साल से लॉन्च किया है। 11 बार नहीं, हमको लगता है 15 बार प्लस ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इतना खूबसूरत क्वेश्चन है, हम भी देखे तो मेरा भी दिल खुश हो गया। अरे क्या हो गया, छड़ दिखाई दे रहा है, पानी के ऊपर छड़ दिखाई दे रहा है, पानी के ऊपर छड़ है, पानी के अंदर छड़ है नहीं है। काहे नहीं है, काहे कि दोनों का अपवर्तनांक समान है। अगर अपवर्तनांक बेटा ज्यादा घना कम होता या ज्यादा होता तब मुड़ जाता, तब क्या हो जाता, मुड़ जाता। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों का अपवर्तनांक समान हो तो दो समान अपवर्तनांक वाले अगर कोई द्रव्य है अपवर्तनांक उसका 1.33 है, कोई भी वस्तु जिसका अपवर्तनांक 1.33 है उसमें डालेगा तो दिखाइए नहीं देगा, डिसअपियर कर जाएगा। ठीक है, ये भी एक जादू है, दिखा सकता है तुम लोग भी, ये भी क्या है, तो एक जादू है। चलिए भाई, अगला ऑप्शन क्या है यूनिट ऑफ फोर्स। क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा गया है बल गुने विस्थापन। क्या पूछा गया है, बल गुने विस्थापन का यूनिट है। किसका यूनिट पूछा गया है, बल गुने विस्थापन का यूनिट क्या है, वही आपसे पूछा गया है। बल गुने विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा। तो एक तरफ बेटा बल लिख दो और दूसरे तरफ क्या लिखो, एफ एस विस्थापन लिखो, या एफ गुने एल लिख दो। तुम लोग ज्यादा लेंथ का एल से इस्तेमाल करता है, तो एफ एल का क्या है, यूनिट पूछ रहा है। तो बल का यूनिट क्या होता है, तो बल का यूनिट न्यूटन होता है। विस्थापन यानी दूरी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन 1 मीटर, अगर 1 न्यूटन का बल लगाओ और 1 मीटर वस्तु चल लेता है। अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु 1 मीटर की दूरी तय करता है, तो आप 1 न्यूटन 1 मीटर अगर कहीं हो तो ये बेटा किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। कितना, तो 1 जूल, 1 जूल के बराबर। अब बोलेगा सर ई काहे लिख दिए हैं, तो देखो W बराबर क्या होता है, तो W बराबर एफ एस होता है, इसके जगह पर लिखे हैं, ये एफ एल होता है। और यूनिट क्या होगा इसका, जूल होगा कि नहीं होगा, बताओ, जूल होगा ना। तो क्या हो जाएगा यूनिट, यूनिट आपका जूल हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यानी आपका न्यूटन पर मीटर था, यहाँ न्यूटन गुने मीटर है और न्यूटन बट्टा मीटर है, दोनों में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, बी मार रहा है। चलो जूल पर सेकेंड मार रहा है। चलो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम। क्या कह रहा है, सेकेंड लोलक की आवृत्ति क्या है वो आपको बताना है। सेकेंड लोलक का आवृत्ति क्या है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 3.14 हर्ज, 1 हर्ज है, 2 हर्ज है और 0.5 हर्ज है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पता नहीं क्या है, क्यों नहीं लोग बताते हैं भगवान जाने। लेकिन बेटा बहुत बार ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। बताइएगा, सेकेंड पेंडुलम का आवृत्ति का मान क्या होता है, यानी सेकेंड पेंडुलम का आवृत्ति का मान क्या होगा, जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, 3.14 हर्ज है, 1 हर्ज है, 2 हर्ज है और 0.5 हर्ज है। मैं देख लेता हूं कि भाई कितने बच्चे हमारे जवाब दे रहे हैं। 2 हर्ज, 2 हर्ज, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। हाँ अविनीश बेटा जवाब दो, जवाब दो। लाइक आप लोग नहीं किए हैं, बड़ा बुरा लगता है। अगर देखते हैं कम से कम जितना बच्चा उपस्थित है उतना तो करो, आने जाने वाला भाग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए भाई, गुड इवनिंग सर माय डियर टीचर प्रभाकर सिंह। एक भी बच्चा, हाँ एगो आया, क्या नाम है? पंदीप मौर्य। पंदीप मौर्य, एक बच्चा आपको दिखाई दिया जो सही जवाब दिया है, एक बच्चा मात्र दिखाई दिया। रे कितना क्वेश्चन करवाए कि सेकेंड लोलक का आवृत्ति काल कितना होता है, आवृत्ति कहते हैं, टाइम पीरियड कितना होता है, तो सेकेंड लोलक का समय अवधि जो होता है टाइम पीरियड, वह आपका 2 सेकेंड होता है। सेकेंड लोलक का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड। और यहाँ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ चक्कर बटा समय, तो म्यू बराबर 1/t होता है, म्यू बराबर 1/t, यही तो फॉर्मूला होता है। और टी आपको पता है, सेकेंड लोलक का टाइम पीरियड कितना होता है, तो आवर्त काल 2 सेकेंड होता है। सेकेंड लोलक का आवर्त काल क्वेश्चन भी करवाए हैं, 2 सेकेंड होता है, समझाए भी हैं कि 2 सेकेंड कैसे होता है, तो आपको निकालना है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो गया, यानी 0.5 हर्ट्ज। क्या हो गया? 0.5 हर्ट्ज। चलो भाई, अभी शुरुआत है, अभी तो हम 3 ही क्वेश्चन करवाए हैं। फिजिक्स का सारा क्वेश्चन आप देखिए, फिर हमको बताइएगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, पहला चैप्टर है, अभी सब पहला चैप्टर का क्वेश्चन चल रहा है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट पूछ रहा है, यानी क्या? सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब सार्थक अंक, किसमें? यानी 1 0 7 0 0 2 0 का सार्थक अंकों की संख्या, का सार्थक अंक कितना है वो आपको बताना है। का सार्थक अंक बराबर, बताइए इसमें सार्थक अंक कितना होगा? पहला दिया हुआ है 5, फिर दिया हुआ है 2, फिर दिया हुआ है 3 और फिर दिया हुआ है 7, यानी 4 ऑप्शन है। ये आपका नंबर दिया गया है, इस नंबर में कै गो सार्थक अंक है वही आपसे पूछा गया है। सोचिए, समझिए और जवाब देके बताइए। सार्थक अंक किसको बोलेंगे? जो हमारे काम का होगा, जो हमारे काम का नहीं होगा उसको निरर्थक बोलते हैं, वो सार्थक नहीं होता है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, जरा देखे। हाँ, मार रहा है, देख रहे हैं, कुछ बच्चा हमारा सही दिशा में भी जा रहा है, बहुत सारा बच्चा हमारा गलत दिशा में जा रहा है। कुछ बच्चा सही दिशा में जा रहा है और बहुत सारा बच्चा हमारा गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन आज के बाद गलती नहीं करेगा, मैं बार बार कहता हूं, हमेशा चेंज करके जो भी दे रहा हूं आपको अभी टेलर दिखा रहा हूं। ए भाई, तुम लोग को ये बात पता होना चाहिए, कहीं लिख दो 100 पर 75 गो जीरो डाल दो, तो इसमें बताओ तो सार्थक अंक कितने होगा? इसका सार्थक अंक कै गो होगा? 100.5 गो जीरो है, तो सार्थक अंक कै गो होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर पूछेगा ये कितना रुपया है, तो कै गो रुपया होगा? तो मात्र 100 रुपया होगा। तो इसका कोई वैल्यू रह गया क्या? तो दशमलव के बाद जीरो हो, लेकिन इसका वैल्यू कब होगा जानते हो? अगर इसमें यहाँ 1 लगा दे, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ यहाँ डाल दे तो सब सार्थक अंक हो गया। अगर 1 लगा देंगे तो अब सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका सार्थक अंक कै गो हो गया? 9 गो हो गया। लेकिन अगर यहीं पर 100 और दशमलव में बहुते जीरो यहाँ पर डाल दो, इसमें पूछेगा सार्थक अंक कितना होगा, तो भाई दशमलव के बाद जीरो के बाद कोई डिजिट है? जीरो है खाली, 1 से 9 तक नहीं है, तो इसका सार्थक अंक क्या गो होगा? 1 2 3 गो, मात्र 3 गो होगा। अब कहीं पे दिया गया हो 0.00000 दिया हुआ है, अब 5 9 7 दिया हुआ है, अब पूछेगा इसमें सार्थक अंक कितना होगा? इसका सार्थक अंक कितना होगा? चाहे इसको हटा दो, इसको हटाओ, इसका सार्थक अंक, तो ये अंकों से पहले अगर जीरो हो, इधर कोई अंक नहीं है, तो ये सारा निरर्थक हो जाएगा। सार्थक अंक क्या गो होगा? तो मात्र 3 गो होगा। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सार्थक अंक क्या गो है? गौर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों सार्थक अंक होगा। अगर ये 2 नहीं रहता ना, कोई दिक्कत नहीं था, यानी क्या गो? 7। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्या कहता है? क्वेश्चन है, एक कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। एक कण है, यानी ऐसा आपका पथ है, और इसमें मान लो कि एक कण आपका, यहाँ एक कण है
जो इसमें चक्कर लगा रहा है। वृत्तीय पथ पर एक कण चक्कर लगा रहा है। कहता है यदि कण के घूमने का आवर्त काल, यानी कण के घूमने का आवर्त काल जो है टाइम पीरियड को आधा कर दिया गया, यानी पहले टाइम पीरियड मान लेते हैं कि पहले समय अवधि जो था वह आपका स्मॉल टी था। अब समय अवधि जो हो गया वह टी डैश जो हो गया आधा हो गया। आवर्त काल को क्या कर दिए, आधा कर दिए। पहले समय टी में एक चक्कर लगाता था, अब कितना समय लेता है, स्पीड को बढ़ा लिया, ये कण स्पीड को बढ़ा लिया, अब इसका टाइम पीरियड आधा हो गया, T/2 हो गया। तो अभी केंद्रीय त्वरण क्या होगा, तो यहां पर बेटा एक बल लगता है, एक बल आपको केंद्र की ओर लगता है और इसी बल को अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। और यही अभिकेंद्रीय बल के कारण यह वृत्ताकार पाथ पर चक्कर लगा पाता है, यही अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो आपका अभिकेंद्रीय बल जो होगा वह क्या होता है, तो F बराबर होता है mv² बट्टा में R होता है, ये अभिकेंद्रीय बल होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि आधा कर दिया है तो अभिकेंद्रीय त्वरण कितना होगा, तो यहां से रिलेशन निकालो। F बराबर ma हम लिखते हैं, ये सामान्य फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बराबर यहाँ अभिकेंद्रीय बल mv² बट्टा में R हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, तो आपको m से m को उड़ा दो, बचा क्या, तो a बराबर हो गया v² बट्टा में R। हमको किससे मतलब है, a और t के बीच में संबंध निकालना है। समय आवर्त काल आधा हो जाएगा तो त्वरण में क्या परिवर्तन आएगा वही पूछ रहा है। तो हमको a और t से मतलब है, तो a और t में इसको बदलो पहले। तो कैसे बदलेंगे, तो ये R है, तो v² को हम क्या लिख सकते हैं, v² को l बट्टा क्या लिख सकते हैं, v² दिया हुआ है ना, तो l² यहाँ पर R² और बट्टा में t², l² R² t², यानी वेलोसिटी बराबर क्या, विस्थापन बट्टा समय होगा, तो a स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। तो इस पार्ट को गौन कर दो, हमको इससे मतलब नहीं है। तो a सीधा समानुपाती हो गया 1/t² के। a किसके सीधा समानुपाती हो गया, तो a सीधा समानुपाती हो गया 1/t² का। अब समय को क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया। तो भाई यहां पर डालो, यहां से निकालो a' बट्टा a, तो ऊपर में क्या है, समय आधा हो गया तो t/2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में t का होल स्क्वायर। अब जो कटने वाला है काटो, t² आपका कट गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 4, यानी a' जो हो गया वह 4 गुना a हो गया, 4 गुना a। तो आवर्त काल को आधा करने में त्वरण को कितना बढ़ाना पड़ गया, तो 4 गुना त्वरण को जब बढ़ाया है स्पीड, यानी 4 गुना त्वरण को तेज किया है, तब जाके आवर्त काल आधा हुआ है। क्या गजब का क्वेश्चन था। ऐसे ही पूरा सेट में ऐसा ही क्वेश्चन है, पूरे सेट में आपको धरे पड़े ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लाए गए हैं जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बार पूछा है। क्योंकि ये बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों भाषा में क्वेश्चन है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन है, नहीं तो सारे छोटे क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या कहता है क्वेश्चन, हाँ हिंदी में पढ़ते हैं। क्या कहता है, दो लंबे समानांतर तारों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार एक दूसरे को, यानी क्या कहता है, दो समानांतर तार है, देखो इधर एगो ई है, ऐसे नहीं ऊपर से नहीं बनाओ, ऐसे बनाओ। क्या कहता है, दो गो समानांतर तार है, ऐसे समानांतर है। अब कहता है दोनों समानांतर तार में धारा का दिशा समान है, यानी इसमें भी करंट कहाँ जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, और इसमें भी करंट कहाँ जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है। दोनों में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। अब दोनों के बीच आपका बल लगेगा, ये दोनों के बीच बल लगेगा, तो वो बल कैसा बल लगेगा वही पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से ऑप्शन शुरू है, यहाँ से ऑप्शन शुरू है। पहला ऑप्शन है प्रतिकर्षित करेगा, यानी दोनों के बल प्रतिकर्षण बल लगेगा। दूसरा ऑप्शन है आकर्षण करेगा, यानी आकर्षण बल लगेगा। तीसरा कहता है कि दुर्बल बल से प्रतिकर्षित करेगा, और चौथा कहता है इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास है, 1 2 3 4। बताओ, जब समानांतर तार में, किसमें, समानांतर तार में एक ही दिशा में धारा का गमन होता है, तो यहाँ जो बेटा बल काम करता है
वह कौन सा बल होता है? इन दोनों के बीच जो बल काम करेगा वह आपको आकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हम कई एक बार करवाए हैं। आकर्षण बल होगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। और धारा, दो समानांतर तार में धारा अगर विपरीत दिशा में होगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, करंट का दिशा अगर विपरीत हो जाएगा तो ये दोनों में जो बल काम करेगा वह आपका कौन सा बल काम करेगा? तो विकर्षण बल। कौन सा काम बल? तो आपको विकर्षण बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा? तो विकर्षण बल काम करेगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि आकर्षण कब होगा और विकर्षण कब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत नया नया कॉन्सेप्ट भी हम आपको देंगे आज। कुछ तो आपको, जो बच्चा मेरे बदौलत हम ही पर विश्वास करके बैठा हुआ है तो उसको चरण चोटी पर पहुंचाना मेरा काम है। चरण चोटी उस मुकाम पर लेके जाना है जहां कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। व्हाइट व्हाइट था, पूरा पेज को ब्लैक कर दिए हैं। चलो भाई आ गया। क्या कहता है? एक तार है, कहाँ हिंदी में पढ़ते हैं, 12 प्रतिरोध के एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी गई है। अब देखो, एक आज यूनिक तरीका बताते हैं। इसमें कई एक बार हम कई एक तरीका से आपको समझाए भी है। तो कहता है कि एगो तार है, मान लो ये तार है, ठीक है, और ये तार का लंबाई मान लेते हैं एल। लंबाई क्या है? एल। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका प्रतिरोध कितना है? तो इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 12 ओम, ये हम नहीं कह रहे हैं ये। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वह आपको 3a है। क्या मान लिए? 3a। अब काहे मान रहे हैं 3a? अभी समझ में आएगा। अब 3a बेटा इसका क्षेत्रफल हो गया तो इस तार का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये तार का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम क्या होगा? क्षेत्रफल गुने लेंथ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3al हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो गया? 3al। बस हम वॉल्यूम लिख रहे हैं कुछ समझाने के लिए। आज एक ट्रिक सिखाएंगे जिससे सेकंडों में क्वेश्चन तुम लोग हल कर देगा। अब देखो, अभी तार को क्या किया गया है? 3 गुना लंबा कर दिया गया है। तो जैसे ही तार को 3 गुना लंबा कीजिएगा तो 3 गुना लंबा करने के बाद यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई? 3l हो गई। यानी नीचे लिखो, यहाँ क्या लिखो, ऊपर मत लिखो। लंबाई कितना हो गया? तो 3l हो गया। लंबाई 3 गुना हो गया। तब लंबाई जब 3 गुना हो गया तो उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आइडिया जो हो जाएगा ए डैश, वो ए डैश कितना हो जाएगा जानते हो? जब लंबाई 3 गुना होगा तो ए डैश 3 गुना से कम जाएगा। इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होगा, इसकी मोटाई का क्षेत्रफल, वह 3 गुना कम जाएगा। जब 3 गुना लंबाई बढ़ाइएगा ना तो 3 गुना कम जाएगा। काहे? वो ध्यान से सुनेगा, अभी समझाएंगे। तो ए डैश क्या हो गया? पहले 3a था, अब ये 3 गुना से कम गया। लंबाई 3 गुना हो गया तो क्षेत्रफल 3 गुना से कम गया। यानी ये 3 गुना बढ़ गया तो ये 3 गुना कम जाएगा। ये क्या होगा? 3 गुना कम जाएगा। तो क्षेत्रफल पहले 3a था, अब 3a/3 हो गया। 3a/3 आया कितना? तो 3a/3 है, एक सेकंड हम a को काट दिए, 3a में 3 दिया हुआ, 3 गायब हो गया, बचा कितना? a। अब देखो, क्योंकि तार तो वही है तो तार को गलाकर फेंका नहीं गया है, तो तार का बेटा वॉल्यूम समान होगा। तार का वॉल्यूम समान होगा। अब इधर वॉल्यूम क्या था? तो क्षेत्रफल गुने लंबाई था। इधर भी वॉल्यूम क्षेत्रफल गुने लंबाई है। तो क्षेत्रफल आपका क्या दिया हुआ है? 3l, और आपको लंबाई 3l और क्षेत्रफल a, तो क्या आ गया? 3al आया या नहीं आया? तो वॉल्यूम देखो दोनों का समान है, यानी ये इसके समान है, यानी जो हम कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है। तो लंबाई 3 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 1/3 गुना होगा। लंबाई को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 1/2 गुना होगा। लंबाई को 4 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल जो होगा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वह आपका 1/4 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। अब आपको निकालना है तो निकाल दो दोनों का। इसका मान लो r डैश, तो ऊपर में लिखो r डैश बट्टा r। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला पहले लिखिएगा, r बराबर होता है रो l/a। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, कई एक बार बताए हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, आगे देखिएगा।
तो आर डैश बराबर क्या हो गया, रो एल, पहले लंबाई कितना था एल, आरिया कितना था 3a, ऊपर वाला में ये हो गया, नीचे वाला में, अरे ऊपर वाला ये लिखना था ना, एक सेकंड रुक दो, हम उल्टा लिख दिए हैं। आर डैश का वैल्यू लिखेंगे, तो आर डैश वाला में क्या है लंबाई, लंबाई रो तो रो हो गया, लंबाई हो गया 3l, और क्षेत्रफल कितना हो गया, तो क्षेत्रफल a है, और नीचे वाला में, तो नीचे वाला में इसका लिखो, तो रो हो गया, लंबाई l हो गया, और क्षेत्रफल कितना हो गया 3a हो गया। जो कटने वाला है उसको उड़ाओ, a से a गायब हो गया, दोनों नीचे था, l से l गायब हो गया, इससे ये गायब हो गया। अब बचा क्या, ये 3 कहाँ चला जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, तो आपको ऊपर चला जाएगा, 3 आपका ऊपर जाएगा। तो आर डैश बराबर क्या हो गया, 3 गुने 3 बराबर 9, और गुने में ये आर आ जाएगा, तो 9 आर आ गया 9, और आर बराबर कितना है 12, तो 12 गुने 9 बराबर कितना, तो 108 ओम हो जाएगा। कहीं दिया हुआ है 108 ओम, यहाँ दिया हुआ था, ओम छूटा हुआ है भाई, लिख दो 108 ओम, कितना हो जाएगा 108 ओम, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 108 ओम। क्या गजब का क्वेश्चन था। तो अब समझ में आ गया होगा कि अब कहानी क्या होने वाला है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नो डाउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा, उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो क्या कहता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शॉन अक्रॉस, पी और क्यू के बीच क्या होगा, तो भाई जोड़ जाड़ कर लो, सिंपल है, इस डायग्राम को ही चेंज करो। पहले क्या है आर, तो चलो भाई यहाँ पर पहले ये पी है, तो यहाँ पर पी लिखो, और इसको जब जोड़िएगा तो ये आपका आर आ गया। अब ये दोनों किस में है, समानांतर में, ये दोनों समानांतर में है, तो इन दोनों का तुल्यांकी कितना होगा, 1/r बराबर 1/2 आप प्लस 1/2, आधा आधा को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो जोड़ेंगे r, तो r बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आया तो ये कितना आ गया, तो ये भी सिंपल 1r, r बराबर 1 यानी 1r, तो ये भी r आ गया, कितना आ गया, r आ गया। अब ये कितना दिया हुआ है, ये तीनों समानांतर में है, तो ये तीनों को निकालो, तो 1/r बराबर क्या हो गया 1/3, 1/3 और 1/3 जोड़ दीजिएगा, 3/3 आ गया, यानी r बराबर ये भी कितना आया, तो 1 आ गया, r बराबर 1, यानी ये भी जो आपका आ गया वह कितना आ गया, r आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया q, तीनों को जोड़ दो, तीनों सीरीज में है, तो r बराबर क्या होगा, r तुल्यांक बराबर r प्लस r, r तुल्यांक इक्विवेलेंट लिख दो, तो कितना हो जाएगा 3r, और r बराबर कितना है 1, तो कितना दिया हुआ है 3 ओम, कितना हो जाएगा 3 ओम। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। एकदम झकास क्वेश्चन था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था, गजब का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी रुकिएगा, अभी तो फिजिक्स चल रहा है, मैथ में तो और गर्दा उड़ा दिए हैं, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट लाए हैं, सीधा क्वेश्चन आता है, न देखेगा शारदा को तो छोड़ के आएगा वैसे क्वेश्चन को, न देखेगा शारदा को तो छोड़ के आएगा वैसे क्वेश्चन को। ये अभी पता चलेगा जब हम स्टार्ट कर लेंगे, अभी फिजिक्स पहले खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप बिलीव कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 20 सेंटीमीटर, हिंदी वाला पढ़ते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस है, कैसा लेंस है, अपसारी लेंस, और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है। रे भाई जो अवतल लेंस होता है ना वही अपसारी लेंस होता है, नाम बदल दिया है, देखो नाम बदल दिया है, होता दोनों सेम है, कंफ्यूजन के लिए। यहाँ पर क्या है डाइवर्जिंग लेंस, और यहाँ पर क्या है कनकेव लेंस, ये दोनों बेटा बराबर होता है, यानी दोनों, ये आपका कनकेव लेंस है, ये देखो हम बताते हैं, ये आपका कनकेव लेंस है, यही आपका कनकेव है, और इससे जब लाइट पास करता है तो ये इसको डाइवर्ज करता है। ये क्या होता है, प्रकाश जब पास करेगा तो ये इसको डाइवर्ज करेगा, तो ये डाइवर्जिंग लेंस भी है और ये कनकेव लेंस भी है, तो दोनों में कहीं से कोई अंतर नहीं है, तो दोनों लेंस समान है, नाम बदल के आपको भ्रमित कर रहा है, लेकिन भ्रमित होने वाले में से नहीं है, पहले ही भ्रम को समाप्त कर देंगे, कोई भूत पिशाच तुम पर नहीं आएगा जब शारदा से जुड़ कर रहेगा, एकदम कंफ्यूज नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो भाई ये हो गया 20 सेंटीमीटर, तो कनकेव लेंस में जो दूरी फोकस होता है वो निगेटिव होता है, तो एगो दिया हुआ है एफ का मान 20, तो -20 सेंटीमीटर हो गया, और दूसरा जो दिया हुआ है एफ का मान वह 25 है, तो दोनों तो समाने लेंस है,
तब 25 सेंटीमीटर। अगर उत्तल लेंस होता तब फोकस को पॉजिटिव लेते। चलो ले लिए। अब कहता है लेंस को एक साथ रखते तो युग्म का शक्ति क्या होगा। जब दोनों को एक साथ रख देंगे तो उसका शक्ति क्या होगा। सेंटीमीटर में है तो बेटा पावर का फॉर्मूला सेंटीमीटर में क्या होता है, तब P बराबर 100/F हो जाता है। अब दोनों लेंस को एक साथ जोड़ देंगे तब क्या पावर होगा, तो अब लेंस उसका नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ही निकालेंगे। बहुत क्लास किया हमसे। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, ऐसे सीधा जुड़ जाएगा। P1 बराबर क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में 100/F1 प्लस में 100/F2 हो गया, बात खत्म। अब यहाँ से निकालो वैल्यू, तो वैल्यू निकालो तो 100 बट्टा में F1, तो F1 का मान कितना दिया हुआ है, तो -20 है, तो यहाँ -20 डालो। 100 F2 का मान कितना है, तो -25 है, तो -25 डालो। अब बेटा जो कटने वाला है उसको काटो। 20 पंचे 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। दोनों माइनस को ऊपर कर दो तो -5 और -4 -9 हो गया, यानी -9 डायोप्टर आएगा। क्या गजब का क्वेश्चन था, भ्रमित कर रहा था लेकिन होने नहीं दिए। तोड़ कर सोच समझकर जहां था वहां पर इसको हम ले आए, आगे नहीं बढ़ने दिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहता है, एक स्क्रू गेज की चूड़ी का पिच 0.55 मिलीमीटर है। यदि गेज के विक्रिय पैमाने पर 50 भाग बने हैं तो स्क्रू गेज का अल्पनांक क्या होगा। तो बेटा यहां पर जरा ध्यान देगा, निकालना क्या है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक। तो क्या होगा, यहां पर लिखो, क्या लिखेंगे, स्क्रू, ये सब क्वेश्चन आता है तुम लोग छोड़ देता है। स्क्रू गेज का क्या पूछ रहा है, अल्पतमांक क्या होगा। स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर जो होगा वह आपको क्या होगा, स्क्रू गेज की चूड़ी का पिच, यानी स्क्रू गेज का चूड़ी का पिच। तो पहले ऊपर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, स्क्रू गेज की चूड़ी। अभी समझाते हैं क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखने दो। चूड़ी का पिच, क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया होगा, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। और बट्टा गेज का क्या होगा, लिस्ट, वृत्तीय पैमाने का भाग, यानी वृत्तीय पैमाने का भाग। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको दिमाग में केवल रख लेना है कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो क्या कहता है, स्क्रू देखा है, स्क्रू सब बच्चा देखा होगा, आता है स्क्रू कसने वाला, आता है ना, तो उसमें गुना काटल रहता है, ऐसा स्क्रू रहता है। देखो यहां पर ठीक है, ऐसा स्क्रू तुम्हारा गज रहता है, ऐसा स्क्रू गज रहता है। ठीक है, उसमें गुना काटा हुआ रहता है। क्या काटा हुआ रहता है, गुना। नहीं बन रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड रुको। मान लो भाई ऐसा होता है, ठीक है, मान लो, ठीक है, ऐसा होता है स्क्रू गज आपका, ऐसा होता है। ये आपका गुना है, ये आपका आगे का पोर्शन है नुकीला, और ये आपका गुना है। ये क्या है, तो गुना है। तो वही गुना ना कसाता है, स्क्रू गज को जो हम कसते हैं तो वो गुना कसाता है, नहीं, उसमें आपका चेन्हा बनल रहता है, जिसको गुना तुम लोग बोलता है। अब क्या कहता है, एक स्क्रू गेज की चूड़ी का पिच, यानी एक गुना और दूसरे गुना के बीच का जो दूरी होगा। यहां पर ऐसे करके एक गुना है और यहां पर ऐसे करके एक गुना है। दोनों गुना के बीच का जो दूरी है वह आपको कितना दिया है, तो 0.5 mm, यानी बहुत कम दूरी रहता है। ठीक है, एक बार ढंग से कस देगा ना, ऐसे करके पेज से घुमाएगा, एक बार पूरा कस देगा तो एगो पूरा सर्किल टाइप का पूरा कसा जाता है। तो 0.5 mm होता है। और कहता है कि 50 गो पैमाना है, ऐसा ऐसा गुना क्या गो है, 50 गो है। तो आपसे पूछ रहा है स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना होगा, तो बट्टा में 50 कर दीजिए। यही आपसे पूछा गया था, 5/100, यानी भाग दे दीजिएगा 0.01, 0.01 mm हो जाएगा। क्या गजब का क्वेश्चन था, एकदम गजब क्वेश्चन था। और आते हैं क्वेश्चन, स्किप नहीं कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं, वो चांस मैं कभी नहीं दूंगा कि आप छोड़ के आएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल पर, यानी आपसे पूछा गया है 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है 0 केल्विन बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा, यही पूछा गया है। इसमें भरो, इस चारों में से उठा के इसमें भर दो। 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तापमान 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, वही आपको बताना है। सोचिए, समझिए और बताइए। 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो माइनस में 429.4 होता है। इस सब में समय लेगा तो कैसे काम चलेगा, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? आपसे क्या पूछा गया है, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा बेटा 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट बराबर, पढ़ाए हैं, 1 यूनिट बराबर, बिजली का जो यूनिट आता है 1 यूनिट, वह किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट 1 घंटा। अगर 1 किलोवाट बिजली 1 घंटा में इस्तेमाल कर लेते हो, इसका मतलब 1 यूनिट बिजली का आप खपत कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है किसका है, तो ऊर्जा का है। अब 1 यूनिट में कितना ऊर्जा होता है वह भी दिखा देते हैं, कितना ऊर्जा होगा। तो 1 किलोवाट बराबर कितना वाट, तो 1000 वाट हो गया। 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ से इसको लिखेगा तो क्या आएगा, 3.6 गुने 10 पे पावर 6। भाई कर लेना, गुना भाग सेकेंड में बैठा लेना। 3.6 गुने 10 पे पावर 6 वाट सेकेंड हो जाएगा। यानी 1 सेकेंड में इतना वाट आपका बिजली खर्च हो रहा है। तो वाट सेकेंड को जूल बोलते हैं। यानी 1 यूनिट में बिजली कितना हो गया, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। तो जूल किसका इकाई होता है रे, ऊर्जा का होता है। यानी किलोवाट घंटा किसका इकाई हो गया, ऊर्जा का। तो 1 यूनिट जो आप बिजली खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ऊर्जा कितना आप खपत कर रहे हैं, तो 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल के बराबर ऊर्जा का खपत आप लोग कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज नॉट पॉसिबल फॉर साउंड वेव? क्या कहता है, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग के लिए संभव नहीं है? यानी ये 4 घटना दिया हुआ है, ये चारों में से कौन सा ऐसा घटना है जो ध्वनि तरंग के लिए इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकता है ध्वनि तरंग। पहला दिया हुआ डाइफ्रैक्शन यानी विवर्तन, दूसरा है इंटरफेरेंस यानी व्यक्तीकरण, तीसरा है पॉलराइजेशन यानी ध्रुवन, और चौथा है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। ध्वनि तरंग किसको नहीं कर सकता है, वही आपसे पूछा गया है। सोचिए, समझिए और फिर हमको जवाब देके बताइए कि ध्वनि तरंग के लिए इन चारों में से कौन सी घटना नहीं संभव है। सोचो, समझो और जवाब देके बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा। सोचिएगा, समझिएगा और जवाब देके बताइएगा हमको कि कौन सा ऑप्शन होगा। सारे बच्चे लाइक करेंगे, नया नया चैनल को सब्सक्राइब करेगा और दोस्तों को शेयर करेगा, जल्दी जल्दी करेगा ताकि हम बेटा आगे बढ़ सके। जल्दी जल्दी कीजिएगा। चलिए भाई, कौन सा ऑप्शन आया, क्या तुम लोग लाया, मैं भी देख लूं। हाँ, पॉलराइजेशन, बिल्कुल। रिफ्लेक्शन तो होता है तब ना इको साउंड सुनाई देता है। हम जो बोल रहे हैं 17 मीटर दूरी पर कोई ठोस वस्तु है तो उससे टकरा कर हमारा ही आवाज इको होकर रिफ्लेक्ट होकर हमको सुनाई देगा स्पष्ट रूप से। दूरी कितना होना चाहिए, 17 मीटर का दूरी होना चाहिए। डाइफ्रैक्शन भी होता है, इंटरफेरेंस भी होता है। कौन नहीं होता है, पॉलराइजेशन। पॉलराइजेशन क्या होता है हम पहले आपको समझा चुके हैं बहुत कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसमें से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होता है? नाव चलता है पानी में तो कहता है कि कौन सा स्थिति में सबसे अधिक अस्थायी होता है। पहला दिया हुआ है सभी यात्री नाव में खड़े हो, नैया में सब चढ़ के खड़ा है तो नाव ज्यादा अस्थायी होगा। दूसरा कहता है सभी यात्री नाव में बैठे हो, आधे खड़े हो आधे बैठे हो, आधा से अधिक बैठल हो और कुछ खड़ा हो, और नाव में कोई यात्री नहीं हो। चारों पांचों स्थिति में सबसे ज्यादा अस्थायी नाव किस कंडीशन में होगा, वही आपको बताना है। सोचिए, समझिए और हमको बताइए कि कौन सा आंसर होगा। जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा।
कौन सा आंसर होगा? जब सभी यात्री नाव में बैठल रहेगा तो नाव तुम्हारा अधिक स्थायी होगा। चलिए भाई, अब आपके पास क्या आ गया? तो यहां से शुरू होता है गणित का सेट। किसका? मैथमेटिक्स का खूबसूरत सा सेट यहां से शुरू होता है। तो केमिस्ट्री भी खत्म हुआ, फिजिक्स भी खत्म हुआ। अब क्या शुरू हुआ? गणित। तो ज्यादा नहीं 3 गो क्वेश्चन कर लो, 3 गो क्वेश्चन, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तुमको अपने समझ में आ जाएगा कि भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो का क्या मतलब होता है। मात्र 3 क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। गणित का क्वेश्चन है, क्या कहता है? किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर निम्नलिखित आकार बनता है। कोई चतुर्भुज है, अब मान लो कोई भी चतुर्भुज ले लो। जैसे मैं आपके सामने एक चतुर्भुज ले रहा हूँ, ये आपका चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? ये आपका चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज के चारों का मध्य बिंदु लिए हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और चारों का मध्य बिंदु, यानी इसका मध्य बिंदु ई है, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं पी है, इसका मध्य बिंदु क्यू है, इसका मध्य बिंदु आर है और इसका मध्य बिंदु एस है। और चारों को मिलाते हैं, तो चारों को मिलाने के बाद हमारे पास जो बनता है वह आपको पी क्यू आर एस बनता है। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कि इस चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो चतुर्भुज का निर्माण होता है वह आपको इसमें मैंने दिखाया है कि पी क्यू आर एस है। तो आपसे पूछा गया है कि ये पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज इस चारों में से कौन होगा? पहला दिया हुआ है कि ये समानांतर चतुर्भुज होगा। दूसरा कह रहा है कि पी क्यू आर एस आपको आयताकार होगा। तीसरा कहता है कि समलंब चतुर्भुज होगा। और चौथा कहता है इसमें से कोई नहीं। सोच समझ कर जवाब दो। पढ़े हो, जानते हो, तो ये चारों में कौन सा आंसर होगा सोचिए, समझिए और फिर आप हमको जवाब दीजिए कौन सा होगा। अमित का आंसर ए आ रहा है, सब जवाब देगा, सब जवाब देगा। कौन सा आंसर होगा? ज्योति का आंसर, ज्योति ये जवाब दो ना, हाँ ना, कौची बतियाले है तुम लोग, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। रोहित का आंसर सी आ रहा है, संधीर सिंह का आंसर डी आ रहा है। रे बताओ ना कौन सा होगा? सांप सूंघ गया, अमित का ए है, बस एक के दू गो, बाद बाकी अनुप्रिया का डी है। समलंब रोहित कह रहा है। अजय यादव यस सर, जल्दी बताओ ना, हम जो पूछ रहे हैं जवाब दो, बस 2-4 गो। आप बाद बाकी क्या कर रहा है? अरुण का सी है। बहुत पढ़ लिया तुम लोग, समझ गए, बहुत पढ़ा। कोई देखो इधर, यहाँ क्या करो, यहाँ क्या करो, इसको मिलाओ, इसको ऐसे मिला लो, ऐसे करके, इसको जैसे ही मिलाएगा ऐसे करके, और एक त्रिभुज आ गया। एक त्रिभुज का ये कहानी ए बी सी का कहानी है। देखो यहाँ पर ए बी सी को यहाँ पर ऐसे करके ले लो, और ए बी सी का 10वां में है मिड पॉइंट थ्योरम। पढ़ेगा तब ना, जब अभी नज़र के सामने ये हाल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसका ए बी का मध्य बिंदु पी था और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ए सी। ए बी सी दिया हुआ है ना, तो ए सी का मध्य बिंदु आपका क्या है? ए सी का मध्य बिंदु, ए सी नहीं निकालना है, ए सी नीचे लेना था। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हमको क्या लेना है? ए बी ऊपर लो, बी बी ए और सी। अब देखो ए बी का मध्य बिंदु पी था और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, तो बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है, जो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया जाता है, तो उसका लंबाई तीसरे भुजाओं के आधा होता है और तीसरे भुजाओं के समानांतर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो भुजा तैयार किया जाता है, वह त्रिभुज के तीसरे भुजा के समानांतर और दूरी में आधा होता है। यानी इससे यह साबित हो गया कि पी क्यू जो होगा, पी क्यू
वह आपके किसके AC के समानांतर हो जाएंगे। PQ आपका AC के समानांतर हो जाएगा और PQ का लंबाई AC के लंबाई का आधा हो जाएगा। ये दो चीज यहां से पता चला, किससे? मिड पॉइंट थ्योरम, मध्यम बिंदु का प्रमेय, 10वां में पढ़ना है, इससे ये साबित हो गया। अब जब साबित हो गया तो ये जो आपका AC है तो AC के समानांतर PQ हो गया, ये AC के समानांतर SR हो गया, ये दोनों समानांतर हो गए। AC का आधा दूरी PQ का है और AC का आधा दूरी SR का है, तो ये दोनों आपस में समानांतर भी हो गए और आपस में बराबर भी हो गए। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा समानांतर भी होता है और आपस में लंबाई में बराबर भी होता है, उसको समानांतर चतुर्भुज कहा जाता है। इतना तो दिमाग लगा ही सकता था, अगर दिमाग नहीं होता तब भी इतना दिमाग लगा लेता। चलिए, सब क्वेश्चन ऐसा ही है, सोचेगा। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत, आप बहुते बार सब क्वेश्चन पूछा है लेकिन तुम लोग को भटका के रखा जाता है। A+B का होल स्क्वायर हम भी लाते हैं, लेकिन सब टाइप का क्वेश्चन हम लाते हैं, एकदम सब टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक को कहीं से नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है रैंक लाना। ठीक है, तो रैंक लाना है तो भाई एक एक टॉपिक पर फोकस करना होगा, 100% प्रिपरेशन करके जाइएगा, तब जाके रैंक आएगा। ठीक है, अब एगो दूगो बच्चा नहीं भरता है, लाखों की संख्या में पॉलिटेक्निक में भी बच्चा रहता है। ठीक है, तो मेहनत करेगा तब ये कुछ हासिल होगा। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोनों का जोड़ा, तो चक्रीय चतुर्भुज किसको कहेंगे? तो जो वृत्त के अंदर चतुर्भुज होगा, तो वृत्त के स्पर्श रेखाओं को छूते हुए जिस चतुर्भुज का निर्माण होता है, यही आपका चक्रीय चतुर्भुज है। हो गया। अब क्या कहता है? चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जोड़ा, तो विपरीत कोण का जोड़ा इसमें कौन हो गया? तो इसमें विपरीत कोण हो गया, A के विपरीत कोण है C, यानी एंगल A प्लस एंगल C, या D के विपरीत कोण है तो D के विपरीत B है, यानी एंगल B प्लस एंगल D। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। नहीं जानता है तो जान लो, EB 180 और EB कितना होगा? 180। पहले भी हम सिद्ध करके दिखा चुके हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है? चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जोड़ है नहीं। पहला दिया हुआ है एक समकोण, दो समकोण, चार समकोण और इसमें से कोई नहीं, इसको काट दो। ठीक है, कितना आ गया रे? तो जोड़ेंगे तो क्या गो समकोण हो गया? 90 या गुने 2, एगो समकोण में 90 डिग्री, तो क्या गो समकोण? 2 गो, यानी क्या गो समकोण? तो एगो आमने सामने के भुजाओं में क्या गो समकोण है? तो आमने सामने के भुजाओं में 2 गो समकोण है, 2 गो समकोण होगा, यानी ये दोनों का सम 180। ऐसा नहीं है कि ई 90 या ई 90 होगा, दोनों का योग 90 होता है। हो सकता है ये 110 हो तो ये 100, ये कितना होगा? 70 होगा। हो सकता है ये 130 हो तो ये कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, ऐसे होगा, लेकिन आमने सामने के भुजाओं का योग 180 होगा, ये निर्धारित है। तो 180 में क्या गो समकोण होगा? 2 गो 90 डिग्री ना, तो वही पूछ रहा था क्या गो समकोण? तो 2 गो समकोण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आपके पास दिया है cos 59 डिग्री, कितना दिया हुआ है? cos 59 डिग्री और बट्टा में sin 31 डिग्री। बताओ, खूब पढ़ा है तुम लोग, ट्राई गो बताओ। एकदम आसान क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन है, शुरुआत ही 10वां में आपको यहीं से होता है। बताइएगा, 10वां की इंटरो पास इसमें बहुत महाशय हमारे होंगे। क्या पूछा गया है जल्दी बताइएगा? cos 59 बट्टा में sin 31 का मान कितना होता है? जवाब दो न रे, जवाब देगा कि हम ही बताते चले, हम ही बताते चले। चलो भाई, हम ही बताते चलते हैं, तुम लोग भरोसा के पात्र हो, आराम से देखो। क्या कहते हैं? तो इसको लिख देंगे cos 59 डिग्री, कितना? cos 59 डिग्री को cos 59 रहने दो। ठीक है, और नीचे वाला को क्या लिखो? sin 31 को, तो sin 90 डिग्री में से 59 को घटा देगा तो 31 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटा देगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो क्या हो गया? ऊपर हो गया cos 59 डिग्री और नीचे भी होगा sin 90 माइनस थीटा, यानी cos 59 डिग्री। कट के कितना आएगा? ये सब क्वेश्चन हमको बताना नहीं चाहिए था, तुम लोग को तो नज़र के सामने आया वो खनिये उड़ा देना चाहिए था।
लेकिन उड़ाया नहीं, मजबूरन हमको बताना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके पास वैल्यू पूछ रहा है क्या, साइन पे पावर 4 थीटा, यानी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 है, और चौथा कहता है इसमें से कोई नहीं। सोचो समझो और जवाब दो कि कौन सा ऑप्शन होगा। होगा कौन, देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, लेकिन बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा बढ़ जाएगा, तो माइनस कर दो, जो बढ़ गया उसको माइनस करो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा आपको बढ़ रहा है, ये माइनस कर दो, कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा। अब तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन हमको लाना है, हमको क्या करना है, लाना है। क्या लाना है, तो एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा होता है, ये हम जानते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ऊपर में स्क्वायर है, यहाँ 2 है, तो 2 अगर एक बार और आ जाए तो सब साथ में आके ही फार्मूला पर आ जाएगा। तो 2 लाने के लिए क्या करो, यहाँ पर 2 से गुना कर दो, इसी में 2 से भाग दे दो, ये दूसरा वाला पद में, तो ये 1 तो 1 रह जाएगा माइनस में, नीचे वाला को रहने दो, ऊपर वाला को लिख दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा का होल स्क्वायर, बट्टा में जो नीचे वाला 2 था उसको रहने दो। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 आएगा, ऊपर में 2 गुने 2 है, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा है, तो डालो भाई, यहाँ पर लिखो 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा, स्क्वायर जैसे है रहने दो, बट्टा में 2, ये पूरा आ गया साइन 2 थीटा के बराबर। अब क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बट्टा में 2, यानी कौन सा ऑप्शन आया वो आपको दिखाई देगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमको दिखाई दे रहा था कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं होगा हिम संधीर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समानांतर चतुर्भुज के अंत कोणों का जोड़ बराबर होता है। रे तो कोई भी चतुर्भुज हो, समानांतर का है ले, कोई भी ले लो। अब मान लो समानांतर है तो ये लो, ये समानांतर चतुर्भुज है, आमने सामने का भुजा समानांतर हो और आमने सामने का भुजा बराबर हो, अभी प्रूव किए। तो समानांतर चतुर्भुज के अंत कोणों का योग, यानी अंत कोणों का जोड़, तो अंत कोण इसमें क्या गो है, तो 4 गो, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, तो लिख दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो समानांतर चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होगा, तो 360 डिग्री। अरे कोई भी चतुर्भुज में 2 गो त्रिभुज बनेगा, कोई भी चतुर्भुज में 2 गो त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज के सभी कोणों का मान 180 डिग्री, कोई भी चतुर्भुज में 2 गो त्रिभुज बनेगा तो 180 गुने 2 कितना आ गया, 360 डिग्री। आंसर किस में देना है, कहता है एक समकोण नहीं होगा, हाँ 4 गो समकोण होगा। 360 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 360 को लिख सकते हैं 90 गुने 4, 90 गुने 4, तो ये गो समकोण है, गुने 4 कर देंगे तो क्या गो समकोण हो गया, 4 गो समकोण के बराबर हो गया। कितना समकोण, 4 समकोण। तो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो आपसे पूछा गया है a स्क्वायर बटा बी सी, बी स्क्वायर बटा ए सी, सी स्क्वायर बटा ए बी बराबर 3 है। बराबर क्या है, 3 नहीं, बराबर क्या होगा ये पूछा गया। a स्क्वायर बटा बी सी या प्रूव भी कर सकते हो या ऑप्शन है तो ऑप्शन रहने दो, ये किसके बराबर होगा। तो बेटा एक फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो हो जाता है वह 3ab सी के बराबर होता है। अगर ये 0 हो
ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। इसमें कहीं से कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। अब क्या करो, तो कुछ नहीं, abc को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बट्टा में abc, यहाँ पर बी क्यू बट्टा में abc और यहाँ पर सी क्यू बट्टा में abc बराबर 3 हो गया। जो कटने वाला है काटो, इसको काटिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए से कट जाएगा, बी को काटेगा बी स्क्वायर हो जाएगा, सी को काटेगा सी स्क्वायर हो गया। यानी ए स्क्वायर बट्टा में बी सी, बी स्क्वायर बट्टा में ए सी, सी स्क्वायर बट्टा में ए बी बराबर 3। कितना आ गया, तो यही तो वैल्यू पूछ रहा था। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, 100% आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आपके पास क्या कहता है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सेट का क्वेश्चन है, समुच्च का। आपको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपसे पूछ रहा है क्या ये दोनों बराबर है, स्थापित करना है। तो भाई निकालो पहले यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन कौन सा है, ए और बी में, तो ए में 6 है, बी में 6 है, नहीं है, ए में 2 है, बी में 2 है, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर लिख दो 2। यहाँ पर 4 है, ए में, बी में 4 है, तो लिख दो भाई 4, ठीक है। यहाँ ए में 9 है, बी में भी 9 है, तो यहाँ पर लिख दो 9, ठीक है। और ए में 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब बी इंटरसेक्शन सी भी निकालो, क्या निकालो, बी इंटरसेक्शन सी निकालो। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। अब बी और सी में देखो, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, 3, तो 3 लिख दो। और क्या था, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो क्या कॉमन हो गया, 4। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 6 नहीं है, हो गया 3 4। अब आपसे जो पूछा गया है उस क्वेश्चन पर चलो, एलएचएस की तरफ चलो, एलएचएस की तरफ चलो। एलएचएस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आपको सी दिया हुआ है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। तब भाई ए का एलिमेंट डालो, ए में क्या है, 6 2 4 9 0, यहाँ पर 6 2 4 9 0 डालो। अब बी का मान कितना आया है, इंटरसेक्शन बीच में है तो इंटरसेक्शन बीच में डालो। बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना है, तो 3 और 4 है। अब ये दोनों में कॉमन देखो, ये दोनों में कॉमन देखिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो मात्र 4 है, मात्र 4 है, तो ये क्या आ गया, तो एलएचएस आपका 4 आ गया, एलएचएस आपका 4 आ गया। चलिए भाई अब आरएचएस की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आरएचएस। आरएचएस आपके पास क्या है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन में सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कहीं निकाले हैं, क्या है, डालो वैल्यू को, 2 4 9 2 4 9 ये दिया हुआ है, और इंटरसेक्शन है, और इधर क्या दिया हुआ है, सी, तो सी बराबर क्या है, 3 4 0 6, यहाँ पर लिखो 3 4 0 और 6। अभी दोनों में कॉमन क्या है, गौर से देखो, कॉमन क्या है, तो मात्र 4 है, मात्र 4 कॉमन है, तो ये भी कितना आ गया, 4। अब जरा गौर से देखेगा तो समझ में आएगा, गौर से देखेगा, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, इसका मतलब आरएचएस बराबर है, इसका मतलब एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, आरएचएस। सत्यापित हो गया कि जो मैं कहना चाह रहा था वह आपको बिल्कुल सही बात कहना चाह रहा था, कुछ भी गलत नहीं था। क्या गजब का क्वेश्चन था। अभी देखिए, अभी देखते जाओ, केवल देखो, देखो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 4 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। अब 4 अंक का सबसे छोटा संख्या बताना है, नहीं नहीं क्या कहता, हाँ 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या बताना है जो आपको किस किस से विभाजित हो, 2 से भी विभाजित हो, 4 3 से भी हो, 4 से भी हो, 6 से भी हो, 7 से भी हो। अब पागले होगा तो 4 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन होगा, 4 अंक का सबसे छोटा संख्या होगा 1000। 1000 आपको 4 अंक का सबसे छोटा संख्या होगा। और सबसे बड़ा संख्या,
तो 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या, ध्यान से समझेगा ना तो पगला जाएगा, क्वेश्चन कहियो नहीं बनेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा संख्या जो 4 अंकों का होगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो 1999, यही ना, 4 गो 9, 1999 कहते हैं, 4 गो 9। इसके बाद थोड़ा सा भी बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो 5 अंक में प्रवेश कर जाएगा। तो 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या 4 गो 9 और 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या 1000, यानी 1 पर 3 गो 0। ये यहाँ तक क्लियर है। अब कहता है छोटा संख्या जो इस सब से डिविजिबल हो, तब पागल हो जाएंगे, सब से भाग दे के देखेंगे, नहीं। तो ये सब से डिविजिबल होने के लिए एक ऐसा संख्या निकालेंगे जो संख्या इस सब से डिविजिबल हो। तो कोई बहुत सारा संख्या है और उससे एक ऐसा संख्या प्राप्त करो जो इन सब से उसमें भाग लग जाए, उसको एलसीएम बोलते हैं। तो इसका जो एलसीएम निकल के जो संख्या आएगा ना, इसका जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में इस सब से भाग लगेगा। तो अब क्या करो, अगला स्टेप, पहले तुम एलसीएम निकालो, इस सब का लघुत्तम निकालो, इस सब का क्या निकालो, लघुत्तम निकालो, एलसीएम। तो कैसे निकालेगा, निकालो, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, इसका लघुत्तम निकालो, 2 से लगाओ, 1 है, 3 है, 2 है, 3 है, 7 है, फिर किससे लगाओ, 3 से लगाओ, 1 है, 1 है, 2 है, 1 है, 7 है, क्या आ गया, तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 7, क्या हो गया, 4 तिहाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सते 84, कितना आ गया, 84। यानी 84 एक ऐसा संख्या आ गया बेटा, जिस संख्या में 84 में इस सब से विभाजित है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है और 7 से भी है। और जो सबसे छोटा संख्या है किसका, इसका, उसको 84 से भाग दे दो, यानी आसान हो गया। अब इससे चेक नहीं कर सकते थे, कितना गजब क्वेश्चन है, इससे नहीं कर सकते थे तो अब इससे भाग देंगे। तो भाग दो भाई, अपने पता चल जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। 1000 को अगर हम 84 से भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि 84 में उस सब से भाग लग रहा है, तो जिसमें 84 से भाग लग जाएगा वो उस सब से भाग लगने वाला होगा। वही क्वेश्चन भी पूछ रहा है, भाग दो, 84 इकाई क्या हो गया, 84, कितना आया, 16। अब 84 को भाग देगा, 84 दूनी क्या होगा, तो 84 दूनी बेटा 168 हो जाएगा, 168। तो आएगा कितना, आएगा कितना, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये -8 आ गया, -8 आ गया, नहीं। तो अगर हम 1000 को 1008 कर दे तब पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगा, 8 न घट रहा है, तो इसमें 8 को जोड़ दो, 8 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, तो 1008 आपका, जैसे ही यहाँ 8 बैठाइएगा यहाँ 8 आ जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो सबसे छोटा संख्या जो 84 से डिविजिबल है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 84 से डिविजिबल है वह आपका 1008 है। इसका मतलब 4 अंकों का वह संख्या जिसमें इस सब से भाग लग जाए, क्योंकि इस सब का लघुत्तम ही 84 है, तो वो आपका कौन हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। क्या गजब का क्वेश्चन था। अभी घबराओ नहीं, अभी तो स्टार्ट है, अभी घबराइएगा नहीं, अभी घबरा जाइएगा तब तो फिर शारदा में रहने का कोई मतलब ही नहीं बन जाएगा। अभी देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। क्या भाई समझ में आ रहा है तुम लोग को कि नहीं आ रहा है, बताओ एक बार। हम खींच रहे हैं लेकिन तुम लोग की इच्छा नहीं है पढ़ने का, ये बात हम समझ रहे हैं। हम मोबाइल नहीं देख रहे हैं इसलिए खींचे जा रहे हैं, क्योंकि हाँ? चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है। क्वेश्चन कहता है 6/7 प्लस 7 चौक 28 आ 3 31/4 माइनस 6 दूनी 12 1 13/2 ये दिया हुआ है। इतना आ बट्टा में है 2 तिहाई 6 1 7/3 आ प्लस 9 आ बीच में क्या है का कितना है, तो का 42 रुपये का मान कितना होगा, यही आपको निकालना है। यानी 6/7 प्लस 31 ये आपका दिया हुआ है, इस पूरा का गुने में का है 42 का मान कितना होगा। तो भाई निकालो कितना होगा, निकालो। क्या दिया हुआ है
तो इसको निकालेंगे कैसे, तो 6/7 यहाँ रहने दो, आप प्लस पे ऊपर वाला को सॉल्व करो तो 2 4 का 4 होगा, तो 31 हो गया, 2 दूनी 4, तो 13 दूनी 2 कितना हो जाएगा, तो 13 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 26 आएगा, कितना आएगा 26। अब बट्टा में कितना आ गया 4, ये आपका ऊपर में आया, और नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में 9 तिया 27, 27 और 7, 27 7 34, आप बट्टा में 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, गुने में क्या है, तो गुने में आपका 42 दिया हुआ है, ये है तो आसान लेकिन कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ क्या आया, 6/7 है, तो 6/7 यहाँ लिखो, 6/7 यहाँ लिखो, फिर प्लस डालो यहाँ पर। अब क्या आया, 31 में से 26 चला गया, तो 31 में से 26 गया तो ऊपर में 5 आया, 4 को नीचे में ले आओ। अब नीचे देखो तो यहाँ क्या था, यहाँ 34 था, 3 ऊपर चला जाएगा, तो गुने में 34 नीचे, 3 आपका ऊपर चला गया, और यहाँ गुना में क्या है, तो गुना में आपका 42 है, ऐसे आपको दिया हुआ है। अब इस दोनों का कीजिएगा, इस दोनों का क्या कीजिएगा, कटने कुटने वाला है, नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का लघुत्तम ले लेना है, इसको जोड़कर आप 42 से गुना करके आंसर निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब निकल जाएगा आंसर, कहीं को रुक गया वीडियो का, मेरे में रुका हुआ। चलो भाई यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाकर उसमें 9/11 का स्थान प्राप्त करे। सबको आरोही क्रम में सजाना है, किस क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाने का कोई एक तरीका होता है, यानी बढ़ते क्रम में सजाओ। तो भाई सजाओ, कैसे सजाएगा, तो सबसे छोटा कौन होगा, निगेटिव वाला, तो यहाँ -2/3 पहले लिख दो। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपको भाग दे के चेक करना होगा, दूसरा नंबर 0 का आ जाएगा, तीसरा नंबर जो यहाँ आएगा वह आपको भाग दे दे के चेक करना होगा। 1/7 कीजिएगा तो 0.1 और 7 आएगा, 0.17। इसको अगर देंगे तो 0.17 आ जाएगा, भाग दे के ही देख लेते हैं। इसको अगर देंगे तो बेटा 0.40 आया ना, तो 9 से देंगे तो 9 चौक 36, यानी 4 के करीब आएगा, ठीक है। इसको देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 2 आएगा। इसको अगर देंगे तो 0.15 नमा 35 से 5 बचा 15 तिया 45 ही आएगा। और इसको अगर देंगे तो 0.8 लगभग मान लो 2, ये आ गया। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा, तो 0.17, उसके बाद 0.17 नहीं लिखना है हमको, क्या लिखना है, जो अंक दिया गया है सो। तो 0.17 क्या है, 1/7। उसके बाद 0.22 है, यानी 2/9। उसके बाद 0.22 के बाद 0.44, यानी 4/9। उसके बाद 9/11, और उसके बाद 14/15, यानी किस क्रम में, तो हम आरोही क्रम में सजा दिए इसको, किस क्रम में, बढ़ते क्रम में हम इसको सजा दिए। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि 9/11 का स्थान कितना है, तो ये प्रथम स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर है, ये तीसरा पर है, ये चौथा पर है, ये पांचवा पर है, और छठा पर, यानी कौन सा, 9/11 का स्थान कितना है, तो छठा नंबर स्थान पर आ रहा है। 9/11 कितना पर आ रहा है, तो छठा नंबर स्थान पर आ रहा है। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपसे क्या पूछा गया है, गौर से देखिएगा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि √2 -1 बट्टा में √2 + 1 का क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। यानी ये जो दिया गया है इस सब का वर्गमूल क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। √2 - 1 बट्टा में √2 + 1 का वर्गमूल क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो का वर्गमूल क्या होगा, तो इसको परमयीकरण करो। तो नीचे में क्या कीजिएगा, √2 + 1 है, इसको √2 - 1 से गुना कर दीजिए, और ऊपर में भी √2 - 1 है, इसको √2 - 1 से गुना कर दीजिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में √2 का स्क्वायर -1, यानी 2 - 1 आ जाएगा। तो ऊपर में बचेगा √2 - 1 स्क्वायर गया, और नीचे में 1 हो गया।
यानी इसका वर्गमूल √2 - 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √2 - 1। देखा, यानी जो अंदर वाला संख्या था वो सीधा बाहर निकल गया, सीधा बाहर निकल गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात 3/5 है, में से 9 घटाने पर इतना हो जाता है। ये तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर लिख दो 3x, आप बट्टा में लिख दो 5x। अब दोनों में 9 घटाना है, ये दोनों में 9 घटाते हैं तब 12 बट्टा कितना आ जाता है? 23 आ जाता है। ये आपको दिया हुआ है कि 12/23 आ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा, तो कुछ नहीं, गुना भाग कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा? 23, 3x - 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 12, 5x - 9 हो जाएगा। गुना भाग करो, 23 तिहाई क्या होगा? 69x, और 23 नमा 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20, 207 बराबर क्या होगा? 12 पंचे 60x, और 12 नमा 78 से इतना आ गया। अब क्या हो गया? 69x -60x बराबर 207 -108 बराबर 99, 207 इतना आ गया। और यहाँ क्या आ गया? तो 9x बराबर 99, तो ये कट गया तो बेटा कितना आ गया? 11, यानी x का वैल्यू कितना आया? 11। तो संख्या क्या हो गया? तो एगो संख्या हो गया 11 × 3 बराबर 33, और एगो संख्या हो गया 11 × 5 बराबर 55, यानी एगो 33 हो गया और दूसरा 55 हो गया। आपसे यही दो संख्या पूछ रहा था, तो एक आपका हो गया 33 और दूसरा हो गया 55। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है? सेक 2 थीटा को, रहने दो इसको, गलटर है क्वेश्चन, गड़बड़ है। आपको ये सिद्ध करना है, ट्राइगो का क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करना है। तो बेटा चलो इसको सिद्ध करते हैं। क्या करना है? इन दोनों को पहले क्या करो? परमयीकरण करो। LHS वाला को, RHS को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर में ये आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। हम परमयीकरण कर दिए इसका, ठीक है, आप भी कीजिएगा, इसे पहले दिखाए हैं। ऊपर में हो जाएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। परमयीकरण कर दिए दोनों का। तो आपके पास आ क्या गया? देखो गौर से। अब डायरेक्ट रूट हटाते हैं, रूट डायरेक्ट हटा देते हैं। 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, तो रूट के बाहर 1 + sin थीटा आ जाएगा। यहाँ 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पर बाहर निकलेगा तो ये cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो 1 - sin थीटा आ जाएगा, और नीचे में वही कहानी बेटा cos थीटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो नीचे में LCM दोनों का cos थीटा हो जाएगा। यहाँ बचा 1 + sin थीटा, और यहाँ प्लस में 1 - sin थीटा। अब sin थीटा गायब हो गया, बचा क्या? 2/cos थीटा, और cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? 2 sec थीटा। यही आपका RHS है, यही क्या है? RHS है। यानी जो LHS था मात्र उसका परमयीकरण कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया? RHS का वैल्यू निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है? निम्नलिखित बंटन का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करें। अब बंटन क्या दिया हुआ है उसको जरा सा आपको देखना है। तो बेटा वैल्यू आपके पास जो दिया है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले सजाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर अलग है, यहाँ जो ये लिखा गया है ये 90 नंबर क्वेश्चन है, हमको 89 का चर्चा करना है। तो पहले 89 वाला का हम चर्चा कर लेते हैं, 89 वाला का। तो इसमें बंटन का नियम, तो सबसे छोटा से चलो, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 3 है। तो पहले संख्या लिखिएगा 3, उसके बाद क्या है? तो 4 है, 5 कहीं है तो 5 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, 6 है 6 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 7 है तो 7 कै बार है? 2 बार है, तो 7 लिखो, 7 लिखो, 2 बार 7 है, 7 7 आपका 2 बार है, ठीक है। उसके बाद 8 कहीं है? 8 है 1 बार, 9 दिखाई दे रहा है तो 9 भी आपका उधर दिखाई दे रहा है, 1 बार 9 है। 9 के बाद 10, 10 कै बार है? तो 3 बार है, तो 10 10 और 10, 10 3 बार हो गया। 10 के बाद 11 है? नहीं है। 12 है? नहीं है। 13 है? नहीं है। 14 भी नहीं है। 15 और 16 है, तो एगो 15 है, एगो 16 है। अब आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है माध्य क्या होगा। तो भाई माध्य पहले निकालो,
तो माध्य क्या करेगा, सबको जोड़ेगा। पहले संख्या यहाँ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो माध्य में क्या होगा, 3 + 4 + 7 + 7 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 15 + 16 बट्टा क्या करेगा, तो इस सब को 11 से भाग दे देगा। ठीक है, ये तुम्हारा माध्य आएगा। अब जोड़ जाड़ करो, 3 और 4 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 8 29 हो गया, 30 8 38, 38 में कितना 30 जुड़ गया, 38 और 30 68, 68 69 70 80 3 83, 83 या 10 93 या 6 99, कितना आ गया 99 बट्टा 11 आ गया, 11 नमा 99, यानी माध्य आपका कितना आ गया, तो माध्य आपका 9 आ गया। माध्य कितना आया, 9 आया, माध्य निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका। तो चलो भाई माध्यिका का कहानी यहाँ देखते हैं। तो माध्यिका कैसे निकलेगा, तो माध्यिका में संख्या कितना है, तो संख्या 11 गो है। तो माध्यिका क्या होगा, 11 + 1 बट्टा 2वां पद, 2वां पद माध्यिका इसी हो जाएगा, यानी 11 एक बार यानी 6वां पद। कौन सा हो जाएगा, 6वां पद। तो 6वां पद इसमें कौन है, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी माध्यिका कितना हो जाएगा, तो माध्यिका 9 हो गया, माध्यिका भी निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बहुलक। तो बहुत बार कौन आया है इसमें, तो बहुत बार वाला को बहुलक बोलेंगे, बहुत बार वाला को बहुलक बोलेंगे। तो बहुलक बेटा कितना है इसमें, उसका जानकारी कैसे होगा, तो इसमें बहुत बार कौन आया है, 10 आपका 3 बार आया हुआ है, 10 3 बार है, 7 2 बार है, बाद बाकी सब 1 बार है। तो बहुते बार 10 आया है, यानी बहुलक 10 हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन साफ हो गया, 89 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, साफ हो गया। अब आपके पास क्या है, 90 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो शीर्ष बिंदु के विपरीत भुजा की दूरी क्या। ये तो सामान्य क्वेश्चन है, सब बना लेगा, छोड़ो। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहता है, किसी त्रिभुज का, ये अच्छा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए 7 दिया हुआ है, बी 24 है और सी 25 है। देखो यहाँ पर इसको मान लो 24, इसको मान लो 7, ठीक है, और इसको मान लो 25। अब देखो क्या है, क्योंकि तुमको पता है, तुमको पता है, नहीं पता है, नहीं पता है तो जान लो। तुम लोग एक चीज जानता है, 2 3 और 5, 2 3 और 5, 2 3 2 3 नहीं, 3 4 और 5। यहाँ पर ध्यान से देखेगा, कुछ हम समझा देते हैं। 3 4 और 5 ये क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट संख्या होता है, पाइथागोरस के नियम का पालन करता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, आप 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। वैसे ही आपका 7 24 आप 25, ये भी आपका पाइथागोरस नियम का पालन करेगा, इसीलिए ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। 7 का 49, 24 का 576, 576 प्लस 49 625, अब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। इसका मतलब ये यानी कैसा होगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। नहीं तो ये आपका सम चतुर्भुज आ गया। तो इससे आपको पूछ रहा है कि एंगल ए का मान कितना होगा। अब मानो भाई, अब मानो इसमें, तो ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो, आपको मानना है, हम जो मानेंगे आंसर वही आएगा। अब बी तो 90 डिग्री हो गया। अब आपको पूछ रहा है ए का मान, तो ए का मान कैसे निकालेंगे जानते हो, देखो बताते हैं, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये ए मान लेंगे। तो अब हम क्या जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होगा, क्योंकि त्रिकोणमितीय कोण जो होता है वह आधार और लंब के, आधार और कर्ण के बीच का कोण होता है। त्रिकोणमितीय कोण, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल आधार और कर्ण के बीच का कोण होता है। तो ये तुम्हारा आधार हो जाएगा और ये तुम्हारा कर्ण हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों यहां पर जब ए त्रिकोणमितीय कोण लेंगे तो हमारे पास तो साइन ए बराबर क्या होगा, P बट्टा H हो जाएगा। P आप पास कितना दिया हुआ है, तो P बराबर 7 है, ये 7 हो गया, और H बराबर क्या है, तो H बराबर 25 है, तो ये 7 बट्टा 25 हो गया। आपको निकालना क्या है, तो साइन ए बराबर आपके पास क्या आ गया,
7/25 आया, आपको ए निकालना था, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 7/25 हो जाएगा। याद रखेगा, ऑप्शन नहीं था, एकदम यही होगा, याद रखेगा। एक एक क्वेश्चन गांठ मान लेगा, सारा बच्चा लाइक करेगा, नया नया चैनल को सब्सक्राइब करेगा। पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो, उसके बाद हमको बताइएगा। मैंने पहले कहा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। गधों के झुंड से बेहतर होता है बेटा घोड़ों के झुंड में रहना। तो घोड़ा की तरह अगर छलांग लगाना हो, नॉलेज कॉलेज चाहिए। यहाँ दिखता है, सब चीज दिखता है, दिखेगा। जो नया आया होगा शुरू में पढ़ के देखिएगा, अपने समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 4√3x² है। क्वेश्चन इलिट किया हुआ है, आप +5x -2√3 बराबर 0 है। अब आपको बताना है कि इसका मूल क्या होगा। 4√3 +5x -2√3 का मूल क्या होगा। तो देखो, एगो कहानी तो आपको ये करना होगा जो मैं आपको समझाता हूं। पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, आसान तरीका वही है, ठीक है। तो हम लगाते हैं किसको, तो इसको इससे गुना करते हैं, यानी 4√3 को 2√3 से हम गुना करते हैं। गुना कीजिए, तो गुना करने के बाद आपको क्या आएगा, √3 3 आ गया, तो 8 3 कितना आ गया, 24। अब ये 24 जो आया, इसको अगर 5 के टर्म में तोड़ेंगे, 8 3 24 आ जाएगा। आ गया, आ गया। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आएगा। आ गया, आ गया, हमको जो लाना था वो आ गया, कहानी बन गया। देखो ये 4√3x प्लस, इसको क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं गड़बड़ा गया रे, वहाँ माइनस में आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। 8x ये हो गया, माइनस में 8 3 24 आ रहा था ना, माइनस में 3x, तो 8x में से 3x घटा दिए तो 5x आ गया। इसको 8 को +8 को -3 से गुना करेगा, -24 आ गया। x² गुने 1, x² आ गया ना, ठीक है, आ गया। आंसर ही तुम्हारा एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हमको तो लगा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आ गया। चलो भाई ठीक है, एकदम सही हो गया, इसी से बन गया, हमारा काम बन गया। अब इसको बेटा क्या करो, यहाँ से ये x² था, 4x को कॉमन लो, यहाँ पर बचेगा √3x +2 बच जाएगा। यहाँ पर क्या करेगा, तो माइनस में कॉमन क्या लेना होगा, √3 को कॉमन लेना होगा। माइनस में √3 को कॉमन लेंगे तो ये 3 में से √3 गायब हो गया, तो बचा कितना, √3। √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 आता है। चलो भाई हो गया, ये कहानी खत्म। और माइनस को बाहर निकालिए तो यहाँ पर प्लस आएगा, √3 बाहर निकला, प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ पर √3x + 2, तो इसको एक साथ लिख दो, √3x + 2 बराबर 0, एगो आ जाएगा। और यहाँ से 4x -√3 बराबर 0, दूसरा आ गया। यानी यहाँ से x बराबर हो गया -2/√3, एक ऑप्शन। और यहाँ पर x बराबर हो गया √3/4, दूसरा ऑप्शन। यानी आपके पास दोनों का दोनों आंसर आ गया कि दोनों आंसर क्या होगा, मैंने दोनों आंसर आपको निकाल दिया है। चलिए भाई, अब क्या कहता है, किसी वर्ग की भुजा नापते समय 5% अधिक की अशुद्धि हो जाती है। गणना किए कि क्षेत्रफल में प्रतिशत अशुद्धि कितना का होगा। कुछ नहीं है। अब मान लो इतना आसान क्वेश्चन कहाँ से, शारदा में, और तुम लोग से। अरे मान लो क्या है, क्या है, वर्ग ना, वर्ग मान लो, वर्ग का लंबाई मान लो कितना था, वर्ग का लंबाई मापते समय 5% अधिक अशुद्धि हो जाता है। तो क्या है भाई, वर्ग का लंबाई मान लेते हैं कि 100, कितना है 100, कितना है 100। अब मान लो तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ये ना, ये हो जाएगा। अब इसका लंबाई 5% अशुद्धि हो गया मापने ही में, हो सकता है 5% अधिक कर रहा है, तो 5% बढ़ गया, 5% क्या हो गया, बढ़ गया। अब 5% बढ़ गया तो लंबाई कितना हो गया, 105 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई 105, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 105 गुने 105। हम तो गुना बेकारे कर दिए। तो भाई आपसे क्या पूछ रहा है, अशुद्धि कितना होगा, तो कितना % इसका अशुद्धि बढ़ जाएगा, बढ़ कितना जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हो जाएगा, वही तो पूछा, हम निकाल देते हैं। क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि जो होगा वो कितना होगा, तो 105 का स्क्वायर माइनस 100 गुने 100, माइनस में कितना 100 का स्क्वायर, 105 108 बन गया। 105 का स्क्वायर माइनस में 100 का स्क्वायर। अब बट्टा में पहले वाला कितना था, तो पहले वाला 100 गुने 100 है ना,
गुने में परसेंटेज निकालना है तो 100% होता गया, इस यही तो अशुद्धि आएगा। अब जो आ रहा है उसको करो, 105 में से 100 घटा दो तो 5 बचा, 105 में 100 जोड़ दो तो कितना बचा, 105 में 100 जोड़ेगा 205 आ जाएगा। इस 100 से 100 तो तुम्हारा उड़िए गया, नीचे में क्या बचा 100, 5 से काट दो, 20 बार में कटिए गया। अब 20 से काटेगा, 5 से नहीं काटेगा, 5 से काट दो, 5 का 20 1 और 5 का 20 यानी 41/4 यानी क्या 10.25% का 10.25% अशुद्धि आपको देखने को मिलेगा। किसमें, तो उसके क्षेत्रफल में जो अशुद्धि आ जाएगा वह 10.25% का आ जाएगा। अब हटाओ भाई, अब नहीं बताएंगे, अब हटाओ, था क्वेश्चन लेकिन अब छोड़ो, अब ये एक दूगो था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूरा खत्म कर दिए, तो एक बार तुम लोग बताएगा कि भाई कैसा लगा सेट, एक बार बताओ। बहुत मजेदार सेट लाए थे, मजेदार तरीका से पढ़ाए भी, कहीं से कोई शक नहीं था, महा एपिसोड नाम भी था और महा एपिसोड के तरह रगड़ रगड़ के पढ़ाए भी भाई। देखो भाई 7 बजे केमिस्ट्री, 11:30 बजे मैथ बायोलॉजी, शाम 7 बजे फिजिक्स, डेली क्लास चलता है। ये सब सुविधा आपको पीडीएफ, नोट्स, वीकली टेस्ट, डीपीपी शारदा क्लासेज ऐप पर मिलेगा। शारदा क्लासेज का टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेज 01 पर जाइएगा, मिल जाएगा। ये सब सुविधा आपको शारदा क्लासेज दे रहा है, ठीक है। अभी वर्तमान में रिसेंटली, पहले से जो था वो तो था ही, वर्तमान में भी रिसेंटली आपको बहुत कुछ लाए हुए हैं। तो मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहता हूं, बचो बचो, मैं बार बार कहता हूं, भीड़ से बचो, एकलौता राजा बनो, ठीक है, ठीक है। हम बार बार कहते हैं पढ़ाई देखो, समझो यार, कुछ तो दिमाग लगाओ। मेरा क्या है, प्रोफेशन है, चलेगा। चलिए किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ भाई। नो सर, एक बार बताओ कैसा लगा इस सेट, एक बार बताएगा। तुम लोग वहां जाके कमेंट नहीं करता है। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं ना है, अरे किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो ना। जी सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है।